ये इस तरीके से, है ना, लेटरल शिफ्ट हो रही है यहाँ पे, यूं पकड़ के उसको खाना चाहो, कभी नहीं पकड़ पाओगे। कितने लोगों के सारे डायग्राम सही बने? कितने लोगों के? मेरा सही बना है सर, मेरा सही बना। हे गाइस, वेलकम टू 10 टॉपर्स। आज हम स्टार्ट करने वाले एक नया टॉपिक जिसका नाम है रिफ्रैक्शन। किस तरीके से रे डायग्राम्स बनाए जाते हैं, ग्लास स्लैब में किस तरीके से लेटरल शिफ्ट आ जाती है, और भैया ये स्नेल्स लॉ क्या होता है, सारी की सारी चीज़ें आज की वीडियो में हम देखने वाले हैं। और मुझे इस वीडियो के एंड तक आपकी कॉपी में चाहिए सबसे सुंदर डायग्राम, सबसे सुंदर नोट्स। कॉपी पेन निकालो, कलरफुल पेन लेकर के आना है दोस्तों। वीडियो को स्टार्ट करते हैं। मेरा नाम है विक्रांत किराड़ और ये चल रहा है अपना बैच 10th टॉपर्स। गाइज, इससे पहले कि अपन वीडियो को स्टार्ट करें, पहले तो समझो अभी तक हमने जो पढ़ा था ना, लाइट रे आती है, टकरा के चली जाती है, वो होता है रिफ्लेक्शन। उसमें ल आता है, रिफ्लेक्शन। अब क्या हो रहा है, लाइट रे आ रही है और यहाँ से टकरा के नहीं जा रही है बल्कि मीडियम के अंदर घुस जा रही है, उसको बोलते हैं रिफ्रैक्शन। उसमें र आ रहा है, ल कहीं नहीं आ रहा। तो रिफ्लेक्शन अलग चीज है, हम पढ़ चुके हैं पूरा। रिफ्रैक्शन अलग चीज है, उसको आज हम पढ़ने वाले। चलो, अब सबसे पहले अपने को पढ़ना पड़ेगा भैया रिफ्रैक्टिव इंडेक्स क्या होता है। तो देखो यार, अलग अलग मीडियम में ना हमारी स्पीड अलग अलग हो जाती है। जैसे अगर मैं बात करूं, भैया मैं दौड़ रहा हूं, मैं दौड़ रहा हूं, जमीन पे मेरी कुछ और स्पीड होती है और मुझे उठा कर स्विमिंग पूल में डाल दो, मैं चल ही नहीं पाता वहां। क्यों नहीं चल पाता? क्योंकि मुझे चलने के लिए पानी को हटा करके बहुत जोर लगाना पड़ता है। पानी के अंदर मेरी स्पीड कम हो जाती है ना। पानी एक मीडियम है, एयर भी एक मीडियम है। एयर में मैं आसानी से चल लेता, पानी के अंदर चलने में ओहो भाई थक जाते हैं। ठीक है, तो इसी तरीके से कुछ लाइट के साथ भी होता है। अलग अलग मीडियम में लाइट की स्पीड अलग अलग हो जाती है। तो ये चीज़ हमको समझनी थी। और ये जो मीडियम होते हैं ना, उसका डेंसिटी से भी फर्क पड़ता है। कैसे? जैसे पानी की बात करें और हवा की बात करें, दोनों की अलग अलग मास डेंसिटी है। हवा में तो वजन सही नहीं होता, मतलब हमको पता नहीं चलता, बहुत कम डेंसिटी होती है। ठीक है, और जो पानी होता है उसकी डेंसिटी थोड़ी ज़्यादा होती है ना। ये हम मास डेंसिटी की बात करें, मास पर यूनिट वॉल्यूम। लाइट के साथ जो होता है वहां पे भी डेंसिटी होती है, लेकिन वहां पे अलग टाइप की डेंसिटी होती है। लाइट का तो खुद का ही वजन नहीं होता, लाइट को वजन से लेना देना नहीं है। लाइट को लेना देना होता है ऑप्टिकल डेंसिटी से। ये भी एक तरीके की डेंसिटी है, थोड़ा अलग है। जो भी मीडियम ज्यादा ऑप्टिकली डेंस होगा उसमें लाइट की स्पीड कम हो जाएगी। तो यही कुछ चीजें हैं जिस अपने को समझनी है। इसके कुछ एग्जांपल वगैरह भी करेंगे। सबसे पहले तो मैं आपको बता दूं, अपने पास लाइट की स्पीड इन वैक्यूम क्या होती है उसको लिख लो। तो अपन लिख लेंगे भैया, लिखो 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 लिखो, सी इज इक्वल टू 3 इंटू 10⁸ मीटर पर सेकेंड। 10⁸ मीटर पर सेकेंड, ये क्या होती है? स्पीड ऑफ लाइट इन वैक्यूम। अच्छा, वैक्यूम में जो लाइट की स्पीड होती है सबसे फास्ट होती है। ये एक यूनिवर्सल कांस्टेंट है, इससे तेज आज तक ना कोई चल पाया है ना कोई चल पाएगा। लाइट भी इससे तेज नहीं चल सकती, फिक्स है ये वैल्यू। लेकिन जैसे ही लाइट हवा में आती है, हवा क्या? एयर में कुछ पार्टिकल है, एयर की कुछ तो डेंसिटी होती है, ऑप्टिकल डेंसिटी भी कुछ होती है। तो एयर में स्पीड थोड़ी सी कम जरूर हो जाती है, लेकिन ऑलमोस्ट इतनी ही रहती है ना। तो यहाँ पे हम बोल देंगे कि स्पीड ऑफ लाइट इन वैक्यूम है, साथ में मैं ब्रैकेट में एयर भी लिख सकता हूँ यहाँ पे, है ना। एयर में भी लगभग इतनी ही होती है, ऐसे थोड़ी कम होती है लेकिन वो डिफरेंस नेग्लिजिबल है। ठीक है भाई, ओके। अब मैं आपको कुछ वैल्यूज देना चाहता हूँ, है ना। यहाँ पे देखो मैंने ऐसे लिख दिया, मान लो वेलोसिटी इन वाटर। ठीक है, देखो वेलोसिटी इन वैक्यूम नहीं लिखा था मैंने। क्यों नहीं लिखा था? क्योंकि वो एक यूनिवर्सल कांस्टेंट है, उसको तो नाम ही दे दिया अलग से, उसको सी लिखते हैं। बाकी हर एक मीडियम की अगर हम बात करेंगे तो वहां पर वी लिखा जाता है, फिर नीचे लिख देता है भैया वाटर में हो रहा है कि ग्लास में हो रहा है। तो देखो जैसे यहाँ पे अगर मुझे ग्लास में वेलोसिटी लिखनी होगी तो मैं कैसे लिखूंगा? वेलोसिटी इन ग्लास, इस तरीके से लिख सकता हूँ। वेलोसिटी इन ग्लास इस तरीके से दी हुई है, मान लो मुझे दी हुई है 2 इंटू 10⁸ मीटर पर सेकेंड। क्या आपको दिखाई दिया ये वाली वैल्यू इससे छोटी है? यानी कि हमें दिखाई दे रहा है कि भाई ग्लास अगर कोई मीडियम है उसके अंदर लाइट धीरे चल रही है। अच्छा, पानी की जो वेलोसिटी होती है वो भी मैं आपको लिख करके बता देता हूँ। वो होती है अपने पास लगभग, है ना, 2.25 इंटू 10⁸ मीटर पर सेकेंड। कुछ वेलोसिटीज है, क्या ये हमको याद करनी है? बिल्कुल याद नहीं करनी। हम एक कॉन्सेप्ट समझना चाह रहे हैं, जैसे आपको कॉन्सेप्ट समझ में आ जाएगा आपको उसको जरूरत ही नहीं पड़ने वाली, पर अभी के लिए लिखना जरूरी है। ओके, चलो। अब दोस्तों हम किसी भी मीडियम के लिए एक टर्म डिफाइन करते हैं जो होती है हमारा रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। बेसिकली होता क्या है, वो ये जो स्पीड होती है ना अलग अलग, उसका रेशियो होता है। जैसे अगर मैं पानी के लिए बात करूं तो पानी में लाइट की स्पीड ये थी, वैक्यूम में ये स्पीड थी। अगर इन दोनों को मैं डिवाइड कर दूं
तो इनका कुछ एक रेशियो आ जाएगा मेरे पास, और उसी को बोला जाता है कि भैया ये रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है किसका, पानी के लिए बात हो रही थी तो पानी का। इस तरीके से रिफ्रैक्टिव इंडेक्स को डिफाइन किया गया है। यहाँ पर देख के बताओ, दोनों में, पानी में और ग्लास में अगर मैं बात करूँ तो दोनों में ही वैक्यूम के कंपैरिजन में स्पीड कम आ रही थी, लेकिन ग्लास में कुछ ज़्यादा ही कम कर दी उसने, है ना। यहाँ पे 2.25 था, यहाँ पे सिर्फ 2 रह गया। ग्लास में ज़्यादा स्पीड कम हो गया, तो हम क्या बोलते हैं, ग्लास ऑप्टिकली ज़्यादा डेंसर रहा होगा, इसलिए उसने स्पीड को ज़्यादा कम कर रखा है। तो ऑप्टिकल डेंसिटी में भी कम ज़्यादा होता है, और इसी को नापने का तरीका होता है रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। हम बोल देते हैं भैया जिसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ज़्यादा है, यानी कि वो ज़्यादा डेंस है, यानी कि वो स्पीड को ज़्यादा कम कर रहा है, मतलब वैल्यू छोटी होती जाएगी। समझ में आया? चलो, तो इसी के बेसिस पे हम एक रिफ्रैक्टिव इंडेक्स करके चीज़ बना देते हैं। ये एक फॉर्मूला है, आप लिख सकते हो, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। ठीक है, इसको मैं शॉर्ट में RI भी लिख दूंगा, कभी मेरा मन किया तो, इतना बड़ा लिखने का मन नहीं है तो। लेकिन इसका एक सिंबल भी होता है, कुछ लोग इसको N लिखते हैं, कुछ लोग इसको म्यू लिखते हैं, आपकी मर्जी पड़े जो आप लिख सकते हो। ठीक है, आपको जो अच्छा लगे, आपकी किताब में जो हो आप वो लिख लो। मैं यूज़ करने वाला हूँ हमारे वीडियोज़ में उसकी वैल्यू N यूज़ करने वाला हूँ। तो हमारे पास जो फॉर्मूला आता है रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, N की जो वैल्यू होती है वो होती है स्पीड ऑफ लाइट डिवाइडेड बाई स्पीड इन मीडियम। ठीक है, ये हमारे पास फॉर्मूला आ गया, इसको अच्छे से लिख लो, हाईलाइट कर लेना भाई, बहुत जगह ये चीज़ काम आने वाली है। चलो, फॉर्मूला आ चुका है। यहाँ पे देखो लाइट की स्पीड तो कांस्टेंट है 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड। मीडियम में स्पीड तो उससे छोटी होती है। हमेशा आप देखोगे कि भाई इन दोनों में डिनोमिनेटर छोटा हुआ, हमेशा डिनोमिनेटर छोटा होता है, कभी भी डिनोमिनेटर C से ज़्यादा नहीं हो सकता, क्योंकि हाईएस्ट स्पीड ही वैक्यूम में मिलती है। यानी कि हमारे पास जो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स आएगा वो हमेशा 1 के बराबर या 1 से बड़ा होएगा। ये चीज़ भी हम लिख लेते हैं भाई, हमारे पास n की जो वैल्यू है ऑलवेज ग्रेटर देन इक्वल टू 1 आनी है। अगर आपके n की वैल्यू 1 से बड़ी नहीं आई, छोटी आ गई गलती से, यानी आपने कुछ गलत किया है। ठीक है, फॉर्मूले के हिसाब से यहाँ पर हमारे पास वेलोसिटी, किसी भी मीडियम में लाइट की स्पीड जो वैक्यूम में उससे छोटी रहने वाली है, तो ये वैल्यू छोटी रह जाएगी, यानी ओवरऑल वैल्यू हमारी 1 से बड़ी आएगी। ठीक, चलो कैलकुलेट कर लेते हैं। हमारे पास n ऑफ वाटर कैसे कैलकुलेट करोगे, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ वाटर, सीधे सीधे फॉर्मूला लगा देना है हमको। इसकी वैल्यू हो जाएगी 3 × 10⁸। कैसे आया भाई, स्पीड ऑफ लाइट इन वैक्यूम डिवाइडेड बाई हमारे पास वाटर में जो वेलोसिटी यहाँ पे दी हुई थी, देखो ये मेरे पास आया है 2.25 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड। यहाँ पर आप देखोगे तो 10⁸ से 10⁸ कट जाता है, लाइट चली गई भाई, आजकल लाइट बहुत जा रही है। यहाँ से दोस्तों अपने पास जो वैल्यू आ जाएगी ना, देखो ऊपर तो मेरे पास 3 है और डिनोमिनेटर पे ये लिखा हुआ था 9/4, है ना, 2.25 = 9/4। इसकी वैल्यू मेरे पास आ जाती है यहाँ से 4/3। आप इसको सिंप्लीफाई कर लेना, देखो 3 से इस तरीके से कट जाएगा, 4 ऊपर चला जाएगा, 4/3 इसकी वैल्यू आ जाती है। तो यहाँ से मेरे पास एक बहुत ही इंपॉर्टेंट वैल्यू आ जाती है, इसको ज़रूर आपको याद रखना चाहिए कि भाई हमारे पास n वाटर की अगर मैं बात करूँ, n वाटर, ठीक है, इसकी वैल्यू आ जाती है मेरे पास 4/3, विच इज़ ऑल्सो इक्वल टू अप्रॉक्सीमेटली 1.33। 2 डिजिट तक हम इसकी वैल्यू को याद रख लेंगे, ये अपने को वैल्यू याद रखनी है। चलो भाई, पानी का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स अपने को पता चल गया, ग्लास का पता किया जाए। ठीक है, ग्लास में भी अलग अलग टाइप होती है, उनके अलग अलग रिफ्रैक्टिव इंडेक्स होते हैं। हमें जो ग्लास दिया गया है उसकी वैल्यू पता करते हैं। चलो, n ऑफ ग्लास, तो इसकी जो वैल्यू आ जाएगी, देखो अगेन वो c डिवाइडेड बाई वेलोसिटी इन ग्लास, इसकी वैल्यू आती है देखो 3 × 10⁸ डिवाइडेड बाई मेरे पास है 2 × 10⁸। सिंपल सी वैल्यू आती हुई दिखाई दे रही है, ये आ जाती है 1.5। तो यहाँ से मैं लिख सकता हूँ भाई n ऑफ ग्लास इज इक्वल टू 1.5। ये 2 रिफ्रैक्टिव इंडेक्स की वैल्यू हैं जो आपको याद होनी चाहिए। बाकी अभी हम 50 और वैल्यूज़ देख लेंगे, कुछ याद होने की ज़रूरत नहीं है, ये वाला आपको याद होना चाहिए। वैसे तो क्वेश्चन में आपसे जो भी पूछा जाएगा अक्सर n की वैल्यू दी होती है, नहीं दिया होता है तो भाई ग्लास और वाटर 2 मीडियम बार बार यूज़ किए जाते हैं, दोनों की वैल्यू आपको याद होनी चाहिए। ठीक ठीक, लिख लो पूरे के पूरे को और फिर अपन चलते हैं आगे। हमारे पास ना हमारी बुक में, एनसीईआरटी की बुक में कुछ रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, अच्छा जब बहुत सारे इंडेक्स हो जाते हैं तो इंडिसेस बोलते हैं उसको, है ना, प्लूरल ऑफ इंडेक्स, इंडिसेस। तो हमारे पास बहुत सारे रिफ्रैक्टिव इंडिसेस दिए हुए हैं। तो यहाँ पर हमारे पास देखो वाटर की वैल्यू है 1.33, एयर की वैल्यू अप्रॉक्सीमेटली 1 के बराबर होती है ना,
क्राउन ग्लास की है हमारे पास 1.52, बेंजीन की है 1.5, लगभग सेम से ही है। तो इसको यूज़ करके वो एक एक्सपेरिमेंट भी करते हैं, बेंजीन के अंदर ग्लास डुबो देते हैं, पता ही नहीं चलता हमें, फिर ग्लास गायब हो जाता है, इस तरीके का इल्यूजन क्रिएट होने लगता है। चलो ठीक है, और कोई भी वैल्यू आपको याद नहीं रखनी, डायमंड की भी आप याद रख सकते हो, क्योंकि जो सबसे ज़्यादा डेंस हमारे पास मटेरियल है वो है 2.42 उसकी ऑप्टिकल डेंसिटी। इससे ज़्यादा ऑप्टिकली डेंस कोई मटेरियल अभी तक हमें अर्थ पे तो नहीं मिला है, होता होगा कहीं जुपिटर वुपिटर, अपन देखने भी नहीं गए वहाँ पे लाइट लेकर के रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ना पे। तो यहाँ पर एक ये वैल्यू हो गई, एक हमारे पास वाटर की है, और एक हमने ग्लास की वैल्यू 1.5 याद कर लिया। ये कुछ वैल्यूज आपको याद होनी चाहिए, दैट इज इट। चलो अब बात आती है भाई रिलेटिव रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। रिलेटिव रिफ्रैक्टिव इंडेक्स का मतलब क्या होता है? मान लो दोस्तों मेरे पास ना दो मीडिया हैं, जब मीडियम एक से ज़्यादा हो जाते हैं, प्लूरल हो जाता है, तो उसको मीडिया बोला जाता है। ठीक है, तो पहले मैं दो मीडिया बनाता हूँ, इस तरीके से आप भी लाइन खींच लो। ये था मेरे पास मीडियम नंबर 1, ये था मेरे पास मीडियम नंबर 2। ठीक है, इस तरीके से लिख दिया। मुझे मान लो दिया हुआ है क्वेश्चन में कि भाई मीडियम नंबर 1 की रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है n1, मीडियम नंबर 2 की रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है n2। मैं कैसे पता करूंगा इनका कौन सा वाला इनमें से ज़्यादा डेंस है? चलो उसको भी देखते हैं। मान लो अभी के लिए मैं इनकी सैंपल वैल्यू ले लेता हूँ 1.33, यहाँ ले लेता हूँ, यानी कि ये पानी है, ये है मेरे पास 1.5, यानी कि ये ग्लास है, इस तरीके से दिया हुआ। अच्छा मेरे पास एक और मीडियम होता है, कौन सा? एयर या वैक्यूम। वैक्यूम तो मीडियम ही नहीं है ना। उसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स होता है n की वैल्यू 1। ओके, उसके रेस्पेक्ट में देखा जाए तो यार ये डेंसर है ना, इसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ज़्यादा आ रहा है। उसके रेस्पेक्ट में ये भी डेंसर है, दोनों ही डेंसर हैं अगर वैक्यूम या हवा के हिसाब से बात की जाए। लेकिन ज़रा आपस में बातें करा करके देखो, इसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स 1.5 है, तो इस वाले के रेस्पेक्ट में तो यार ये थोड़ा ज़्यादा डेंस है ना। इस ऐसे मीडियम को हम बोलते हैं डेंसर मीडियम, जिसका ऑप्टिकल डेंसिटी ज़्यादा हो, जिसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ज़्यादा हो, उसको हम बोलते हैं डेंसर मीडियम। अगर मैं इस मीडियम की बात करूं तो हवा के रेस्पेक्ट में तो ये डेंसर है, हवा का तो हमारे पास रिफ्रैक्टिव इंडेक्स 1 के बराबर होता है। लेकिन इसके रेस्पेक्ट में देखा जाए तो यार इसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स छोटा रह गया, यहाँ पर इसकी ऑप्टिकल डेंसिटी कम पड़ गई, और ऐसे मीडियम को बोला जाता है रेयरर मीडियम। तो हमारे पास दो तरीके के मीडियम हो जाते हैं, है ना, डेंसर मीडियम और रेयरर मीडियम। यहाँ पे मैं लिख दूंगा यार ये हमारे पास डेंसर आ रहा है, इसकी डेंसिटी ज़्यादा है, और यहाँ पर डेंसिटी कम हो रही है, रेयरर उसको बोला जाता है, रेयरर। ठीक है, रेयरर मीडियम, डेंसर मीडियम हो गया। चलो अब यही चीज बताने का कि यार ये वाला इससे तो ज्यादा डेंसर है, कितना डेंसर? बहुत ही सिंपल सा तरीका है। सबसे पहले तो मैं इसको लिखना सीखूंगा भाई, मैं इसको लिखूंगा N21। पहली बात, इसको N21 कोई नहीं बोलेगा, कोई भी इसको N21 नहीं बोलेगा, इसको बोलना है आपको N21। इसको लिखना सीखो, मतलब पढ़ना सीखो कैसे बोलते हैं। एन क्या होता है? रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ 2 विद रेस्पेक्ट टू 1। 1 के नजरिए से देखा जाए तो 2 कितना ज्यादा उसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स आ रहा है, और इसका सिंपल सा फॉर्मूला होता है, वही होता है वो n2 डिवाइडेड बाई n1। बहुत ही सिंपल, बहुत ही सिंपल है। ओके, कैसे आ रहा है? देखो मुझे मालूम है यार ये वाले का n2 की वैल्यू 1.5 है, ये 1.33 था, यानी कि हमारे पास रिलेटिवली मीडियम नंबर 2 ज़्यादा डेंस है, इसीलिए उसको डेंसर लिखा हुआ है। तो यानी कि अगर मैं बात करूं तो N21 की वैल्यू 1 से बड़ी होनी चाहिए, क्योंकि ये ज़्यादा डेंस है 1 के हिसाब से। और यहाँ पे आप देख भी लो यार, इसकी वैल्यू 1.5 डिवाइडेड बाई 1.33 हो रहा है ना, ये 1 से ज़्यादा वैल्यू बड़ी आ रही है। तो इस तरीके से ये चीज़ काम करती है। सिमिलरली मैं यहाँ पे क्या लिख सकता हूँ, N12 की अगर मैं बात करूँ, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ 1 विद रिस्पेक्ट टू 2, 2 के मुकाबले 1 कमज़ोर पड़ गया, तो ये वैल्यू 1 से छोटी आनी चाहिए। तो इसकी वैल्यू आएगी भी दोस्तों, देखो यहाँ पे आप लिख सकते हो भाई ये N1 डिवाइडेड बाई N2 हो जाएगा, और इसकी वैल्यू आप देख सकते हो 1 से छोटी आ रही है। ओके, अच्छा यहाँ पर हम वेलोसिटीज़ की टर्म में भी बात कर सकते हैं। कैसे कर सकते हैं? याद करो हमारे पास रिफ्रैक्टिव इंडेक्स का फॉर्मूला क्या होता था? हमारे पास देखो N1 की जो वैल्यू होती है वो होती है C/V1, यानी कि C तो स्पीड ऑफ लाइट, V1 यानी इस मीडियम में लाइट जब ट्रैवल करती है तो उसकी स्पीड कितनी होती है। ठीक, सिमिलरली मेरे पास होता है भाई N2 की वैल्यू होती थी C/V2। ऑलराइट, अब ये वैल्यूज़ को आप यहाँ पर रख दोगे तो आपके पास कुछ सिंप्लीफाइड फॉर्मूला आ जाएगा इन टर्म्स ऑफ स्पीड। जैसे मैं अगर बात करूँ N21, 21 नहीं बोलना, N21 बोलना है इसको। N21 की वैल्यू हो जाती है भैया N2/N1। N2 की जगह लग दूंगा मैं C/V2, डिनोमिनेटर में आ जाएगा C/V1। यहाँ पर हमारे पास C से C कट जाएगा, V1 ऊपर चला जाएगा, V2 नीचे आ जाएगा। इसकी जो वैल्यू आ जाती है वो आ जाती है V1/V2। आना भी चाहिए ऐसा,
क्यों आना चाहिए? देखो भैया, हमने देखा था कि हमारे पास n इज प्रोपोर्शनल टू 1/v आ रहा था। n इज प्रोपोर्शनल टू 1/v आ रहा था। तो मैं लिख सकता हूँ भाई, मेरे पास n2/n1 की जो वैल्यू आने वाली है वो v1/v2 आएगी, क्योंकि इन्वर्स प्रोपोर्शनैलिटी है। देखो उल्टा हो गया, जिधर जिधर 2 है, जिधर जिधर 1 है, वो ऊपर नीचे हो चुके हैं। सेम चीज़ को मुझे यहाँ पर लिख देना है। इसको मैं लिख दूंगा, ये आ जाता है मेरे पास v1/v2। इसकी वैल्यू आ जाएगी मेरे पास v2/v1। ठीक, तो ये हमारे पास कुछ फॉर्मूले निकल के आते हैं जो आपको समझ में आने चाहिए, आपको याद होनी चाहिए। इस 21 को 21 ना बोलें, 21 बोलना है इसको, है ना। इस 12 को 12 ना बोलें, 12 बोलना है। इस तरीके से रिफ्रैक्टिव इंडेक्स हमारा काम करता है। ठीक है, ओके। और तो कुछ है नहीं। अच्छा, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स की वैल्यू क्या होती है? सबसे पहले रिफ्रैक्टिव इंडेक्स RI यूनिट क्या होती है? रिफ्रैक्टिव इंडेक्स की वैल्यू जो होती है वो होती है हमारे पास, ऊपर भी देखो स्पीड है, नीचे भी स्पीड है, यहाँ भी मीटर पर सेकंड रहा होगा, यहाँ पे भी मीटर पर सेकंड रहा होगा, है ना। इस तरीके मीटर पर सेकंड दोनों आपस में कट जाते हैं और यहाँ पे रहता है नो यूनिट्स। ठीक है, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स महज एक रेशियो है, उसकी कोई भी यूनिट नहीं होती। ठीक है, रिलेटिव रिफ्रैक्टिव इंडेक्स की भी कोई यूनिट नहीं होगी। रिलेटिव इंडेक्स में क्या होता है? n2/n1। यहाँ पे इसकी कोई यूनिट नहीं, इसकी कोई यूनिट नहीं, तो इसकी भी कोई यूनिट नहीं होगी। ठीक है, तो इस तरीके से हमारे पास रिलेटिव रिफ्रैक्टिव इंडेक्स या रिफ्रैक्टिव इंडेक्स की कोई भी यूनिट नहीं होती है। गाइज, इस पूरे को लिख लो, अच्छे से लिख लेना अपनी कॉपी में, और अपन चलते कुछ क्वेश्चंस को सॉल्व करने। आ जाओ, क्वेश्चन में क्या लिखा हुआ है? इफ द रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ ग्लास विद रिस्पेक्ट टू एयर इज 1.5 इट मीन्स, और फिर हमारे पास यहाँ पे 4-5 ऑप्शन दिए हुए हैं। तो एक बार आप वीडियो को पॉज करो, क्वेश्चन को खुद से सॉल्व करने की कोशिश करो। आओ दोस्तों, क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। हमारे पास देखो कुछ ऑप्शन दिए हुए हैं कि लाइट ट्रेवल्स 1.5 टाइम्स फास्टर इन ग्लास, या फिर हवा में तेज चल रही, कैसे पता चलेगा? देखो, हमें दोनों की स्पीड को कंपेयर करना है। तो फॉर्मूला हमारे पास क्या होता है? हमें मालूम है कि n21 की जो वैल्यू होती है वो होती है n2 डिवाइडेड बाई n1, और इसी को बोला जाता है v1/v2। अब यहाँ पे हमारे पास मीडियम 2 मीडियम 1 तो है नहीं, हमारे पास है ग्लास एंड एयर। हाँ बोलो, आ जाओ आ जाओ आ जाओ, क्या कह रहे हो? अच्छा, हमारे पास यहाँ पे मीडियम 1-2 नहीं लिखे हुए, हमारे पास ग्लास और एयर लिखा हुआ है। चलो भाई, n2 क्या है? यहाँ पर हमारे रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ ग्लास विद रिस्पेक्ट टू एयर, तो हम बोलते हैं रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ 2 विद रिस्पेक्ट टू 1, तो यानी कि 2 हमारे पास ग्लास है और एयर है हमारे पास 1। तो यहाँ से हमारे पास जो वैल्यूज आ जाती हैं, देखो यहाँ से मैं लिख सकता हूँ n21 विच इज इक्वल टू 1.5 इज इक्वल टू V1 क्या हो जाता है हमारे पास? मीडियम 1 जो कि हमारे पास है एयर, तो ये हो जाता है V एयर डिवाइडेड बाय V ग्लास। यहाँ से मैं लिख सकता हूँ भाई, वेलोसिटी इन एयर इज इक्वल टू 1.5 टाइम्स वेलोसिटी इन ग्लास। और ये है हमारे पास ऑप्शन नंबर बी, लाइट ट्रेवल्स 1.5 टाइम्स फास्टर इन एयर देन इन ग्लास। और इसको वैसे भी फील करने की कोशिश करो यार, आपको कोई कैलकुलेशन करने की जरूरत नहीं है। चलो इसको फील करो। हमने बोला कि ग्लास हवा की तुलना में 1.5 टाइम्स ज्यादा डेंसर है ना। इसका तो यही मतलब हो गया, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ ग्लास विद रिस्पेक्ट टू एयर इज 1.5 टाइम्स। अब ज्यादा जो डेंस होता है उसमें स्पीड कम हो जाती है, किस फैक्टर से? वही तो दिया हुआ है 1.5, यानी कि ग्लास में 1.5 टाइम्स कम होगी, या मैं बोल सकता हूँ कि हवा में 1.5 टाइम्स ज्यादा होगी। तो मुझे बिना पेन उठाए अगर मैं फील कर सकता हूँ कॉन्सेप्ट को, तो मैं डायरेक्ट क्वेश्चन को सॉल्व कर पाऊंगा भाई, मैं बी आंसर को मार्क कर सकता हूँ। करेक्ट, करेक्ट। चलो, द एब्सोल्यूट रिफ्रैक्टिव इंडिसेस ऑफ वाटर एंड ग्लास आर इतना एंड इतना। ठीक है, वैसे तो हमें वैल्यूज याद थी, कोई बात नहीं। इफ द स्पीड ऑफ लाइट इन ग्लास इज इतना, कैलकुलेट द स्पीड ऑफ लाइट इन वैक्यूम एंड इन वाटर। देखो दोस्तों, हमें मालूम है स्पीड ऑफ लाइट इन वैक्यूम कितनी होती है, तो वैसे तो मैं डायरेक्ट आंसर लिख सकता हूँ, लेकिन इन्होंने कैलकुलेट करवाया तो हमें फॉर्मूला लिख करके कैलकुलेट करना होगा। रिफ्रैक्टिव इंडेक्स का फॉर्मूला क्या होता है वो आपको यहाँ पे यूज करना पड़ेगा। ठीक है, तो अब वीडियो को पॉज करो, क्वेश्चन को सॉल्व करो। आ जाओ दोस्तों, क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। यहाँ पर सबसे पहले तो चीज़ें लिखना शुरू करते हैं, फॉर्मूला लिखते हैं। अगर मुझे बोला जाए कि n ऑफ वाटर अगर मैं बात करूँ तो उसकी वैल्यू क्या हो जाती है भाई? स्पीड ऑफ लाइट इन वैक्यूम डिवाइडेड बाई स्पीड इन वाटर। इस तरीके से लिख सकता हूँ।
मुझे क्या इनकी वैल्यू दी हुई है, मुझे डायरेक्टली यहाँ पर एक भी वैल्यू दी नहीं हुई है, सिर्फ ये वाली वैल्यू दी हुई है, तो इसका भी मैं कुछ नहीं कर सकता। चलो ग्लास से स्टार्ट करते हैं। एन ऑफ ग्लास अगर मैं लिखूंगा तो वो हो जाएगा मेरे पास सी डिवाइडेड बाई वेलोसिटी इन ग्लास, इस तरीके से। यहाँ पर मुझे ये दिया हुआ है, ये दिया हुआ है, तो मैं सी की वैल्यू पता कर सकता हूँ। हालांकि मुझे सी की वैल्यू पहले से पता है, पर फिर भी मैं कैलकुलेट करूंगा, क्वेश्चन ने बोला भैया करना पड़ेगा। चलो सी की जो वैल्यू आ जाती है वो आ जाती है एन जी मल्टीप्लाइड बाय वी जी, है ना, यहाँ से इस तरीके से हमारे पास आ जाता है। इसकी वैल्यू आ जाती है एन जी, ग्लास के लिए हमारे पास वैल्यू है 3/2, क्वेश्चन में दिया हुआ है, मल्टीप्लाइड बाई वेलोसिटी इन ग्लास वो है 2 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड। और यहाँ से यार ये कट जाएगा, मेरे पास क्या आ जाता है सीधे 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड आ गया। मुझे तो पहले ही पता था ये वैल्यू होती है, मुझे तो पहले ही पता था ये वाली वैल्यू होती है, कोई बात नहीं। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन क्या पूछा है, वाटर में हमसे पूछा है। ओके यहाँ से देखो, मुझे यहाँ से पता चल जाता है भाई वेलोसिटी इन वाटर इज इक्वल टू एन वाटर मल्टीप्लाइड, सॉरी ये हो जाएगा वेलोसिटी इन वाटर, देखो ये इधर जाएगा तो ये नीचे की तरफ आ जाएगा, इज इक्वल टू सी डिवाइडेड बाई एन वाटर। ठीक, वैल्यूज रखना शुरू करते हैं। 3 की जो वैल्यू होती है वो होती है हमारे पास 3 × 10⁸ डिवाइडेड बाई एन वाटर की वैल्यू आ रही है 4/3, तो ये मेरे पास आ जाता है 9/4 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड, या फिर इसी को मैं लिख सकता हूँ 2.25 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड। तो हमारे पास दोनों ही आंसर हमने इस तरीके से निकाल लिए। कूल, बहुत ही सिंपल सा क्वेश्चन था रिफ्रैक्टिव इंडेक्स का। चलो एक और चीज बता दो मुझे, है यहाँ पे अगर मेरे से पूछ ही लिया रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, चलो बताओ रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ वाटर विद रेस्पेक्ट टू ग्लास। जल्दी से वीडियो को पॉज करो, मेरे को ये वाली वैल्यू कैलकुलेट करके बताओ। आओ दोस्तों सॉल्व करते हैं, बहुत ही सिंपल है। रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ वाटर पूछा है तो इसको मैं क्या लिख सकता हूँ, एन वाटर अपॉन एन ग्लास आ जाएगा ये, है ना, बहुत ही सिंपल है। तो इसकी जो वैल्यू हो जाती है, एन वाटर था मेरे पास 4/3, डिनोमिनेटर में आ जाएगा 3/2, तो ये जो वैल्यू आने वाली है मेरे पास आ जाएगा 8/9 विच इज लेस देन 1। लेस देन 1 इससे मुझे क्या पता चल जाता है भाई, वाटर इज रेयरर देन ग्लास, इस चीज को भी आप लिख सकते हो, वाटर इज रेयरर देन ग्लास। लिख लो इसको इस तरीके से गाइस, पूरा लिख लो और अब अपन चलते हैं आगे। अब हमें बढ़ना है रिफ्रैक्शन। क्या होता है रिफ्रैक्शन? फाइनली हम आ चुके हैं उस जगह पे जहां पर हमारी लाइट रेज बेंड होना शुरू हो जाएंगी भाई, इस तरीके से एक सरफेस होगी, ऊपर कोई और मीडियम है, नीचे कोई और मीडियम है, लाइट रे आई, अब वो सीधी नहीं जाएगी, इधर उधर कहीं ना कहीं मुड़ना शुरू हो जाती है। तो इसको पहले समझते हैं किस तरीके से होता है। हमारे पास पहले तो दो मीडियम होते थे, हमने देखा था, एक रेयरर मीडियम होता है, एक डेंसर मीडियम होता है, दोनों के एग्जाम्पल करेंगे। ठीक है, एक एग्जाम्पल मैं इधर बनाऊंगा, एक एग्जाम्पल मैं यहाँ पर इधर बनाने वाला हूँ। ठीक, चलो यहाँ पर मैंने इस तरीके से दो इंटरफेस बना दिया। अच्छा, दो मीडियम होते हैं ना हमारे पास, एक ऊपर कोई मीडियम है, नीचे कोई और मीडियम है, दोनों मीडियम जहाँ पर मीट करते हैं उसको या तो आप सरफेस बोल लो, इंटरफेस बोल लो, कोई भी चीज़ आप यहाँ पे बोल सकते हो। नीचे कोई और मीडियम है, ऊपर कोई और मीडियम है, तो यहाँ पर मैं लिख दूंगा भाई नीचे मान लो मेरे पास इधर वाटर था, इधर एयर थी। ठीक है, यहाँ नीचे वाटर है, यहाँ पे मेरे पास एयर है, इस तरीके से मैं लिख सकता हूँ। ओके, अब मुझे लाइट रे को इंसिडेंट कराना है। ठीक, लाइट रे को देखो यहाँ से मैं इंसिडेंट कराऊंगा ऐसे। ओके, और मुझे मालूम है ये यहाँ पर सीधी नहीं जाने वाली, या तो इधर जाएगी या तो इधर जाएगी। ठीक है, अब दूसरे केस में मैं नीचे से इंसिडेंट कराऊंगा, मुझे मालूम है वो सीधी नहीं जाएगी, या तो वो इधर जाएगी इधर जाएगी, ऐसा कुछ होने वाला है। तो अभी आपको एक काम करना है, एक स्केल लो और इस तरीके से पहले इंसिडेंट रे को ड्रॉ कर लो। इधर सॉलिड रहेगी और इधर डैश 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 वाली रहेगी, इधर नीचे सॉलिड रहेगी और इधर डैश 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 वाली रहेगी। इस चीज को ड्रॉ कर लो, सबसे पहले इसे ड्रॉ करो। दोस्तों हमारे पास लाइट रेज आ चुकी है। अच्छा, यहाँ पे हमको एरो भी लगाना पड़ेगा कि भाई हमारे पास लाइट रे किस तरफ से आ रही है ना। तो यहाँ पर लाइट रे इधर से आ रही थी, तो यहाँ पर मैं इस तरीके से एरो लगा दूंगा, यहाँ पर मैं इधर इस तरीके से एरो लगा दूंगा, दोनों हमने एरो लगा दिए। जब भी हमारे पास कोई लाइट रे आती है तो उसको हम बोलते हैं इंसिडेंट रे, तो यहाँ पे भी वही होने वाला है भैया, इसके ऊपर मैं नाम लिख दूंगा, दिस इज इंसिडेंट रे, है ना, लिख दो लिख दो, दिस इज इंसिडेंट रे। यहाँ पर ये हो जाएगी हमारे पास इंसिडेंट रे, इंसिडेंट रे। ठीक, रिफ्लेक्शन की ही तरह जब भी कोई रे इंसिडेंट होती है
सबसे पहले बनाया जाता है भाई नॉर्मल। नॉर्मल क्या होता है, जिस पॉइंट पर इंसिडेंस हुआ है वहां पर हम इस सरफेस के परपेंडिकुलर इस तरीके से है ना बनाते थे। यहाँ पर क्योंकि लाइट रे अंदर ही चली गई, रिफ्लेक्शन नहीं है, तो हमें दूसरी तरफ भी बनाना पड़ेगा, ठीक है। तो यहाँ पर कुछ इस तरीके से नॉर्मल बनेगा, डैश 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 वाली लाइन से बनेगा यहाँ पे, और यहाँ पर दोनों जगह परपेंडिकुलर टू द सरफेस बनाना है ना, ये लाइट रे के परपेंडिकुलर मत कर देना, ठीक है। तो यहाँ पर स्केल रखो इस तरीके से दोनों जगह पे और बनाओ नॉर्मल, पूरा डैश 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 वाली लाइन से बनने वाला। आ जाओ, ये बन गया मेरे पास पहला वाला नॉर्मल खटैक, और ये यहाँ पे बनने वाला है दूसरी साइड का नॉर्मल खटैक 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 खट खट, डैश 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 वाला बनाना भैया, डैश 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 वाला बनाना, ठीक है। नॉर्मल है तो आप उसको एन लिख सकते हो, वैसे लिखने की ज़रूरत नहीं है, सबको मालूम है ये जो ऐसे आता है डैश 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 वाला परपेंडिकुलर वो नॉर्मल ही होता है। ओके, अब यहाँ पर लाइट किधर मुड़ेगी भैया, सीधी तो नहीं जा रही, दो ही ऑप्शन है वो, या तो थोड़ा इधर मुड़ जाती है या फिर इधर मुड़ जाती है। किस चीज़ पे ये चीज़ डिपेंड कर जाती है भाई, आप रेयरर मीडियम से डेंसर में जा रहे हो या डेंसर से रेयरर में जा रहे हो। पहले तो आपको देखना आना चाहिए भैया कौन सा मीडियम रेयरर है, कौन सा मीडियम डेंसर है। देखो हमारे पास एयर है और एक वाटर है। एयर का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स कितना होता है, एन की वैल्यू होती है इसकी 1। यहाँ पर वाटर के लिए एन की वैल्यू होती थी 1.33, ठीक। एन की वैल्यू 1, एन की वैल्यू 1.33। कौन सा वाला ज़्यादा रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है, वाटर का ज़्यादा है। तो क्या मैं बोल सकता हूँ वाटर इज डेंसर एंड एयर इज रेयरर। तो यहाँ पर मैं लिख भी सकता हूँ यार, यहाँ पर मैं लिख सकता हूँ कि एयर इज रेयरर, ठीक। ये हमारे पास डेंसर आ चुकी है। सेम चीज़ यहाँ पे भी हो जाएगी, एयर इज रेयरर, वाटर इज डेंसर, ठीक है, मटेरियल तो सेम ही है। ऑलराइट, यहाँ पे मैं क्या देखता हूँ भाई, हमारे पास जो लाइट रे आ रही है वो रेयरर मीडियम से डेंसर मीडियम में जा रही है, जबकि यहाँ जो लाइट रे आ रही है वो डेंसर मीडियम में थी, वहाँ से निकल के रेयरर मीडियम में जाना चाह रही है। तो हमारे पास दो तरीके के केस बनते हैं, दो तरीके के केस बनते हैं। यहाँ पे मैं लिखूँगा भाई हमारे पास रेयरर मीडियम से हम जा रहे थे डेंसर मीडियम में, और यहाँ मैं लिख दूंगा भाई हम डेंसर मीडियम से जा रहे थे रेयरर मीडियम में। बहुत ही सिंपल, बहुत ही सिंपल मोना डार्लिंग। चलो, ऐसे केस में क्या होता है, देखो जब भी आप रेयरर से डेंसर में जाते हो ना तो लाइट बेंड करती है टूवर्ड्स नॉर्मल, ठीक है। टूवर्ड्स नॉर्मल इस तरीके से बेंड कर जाएगी, हमेशा टूवर्ड्स नॉर्मल होगा जब आप रेयरर से डेंसर में जा रहे हो। तो मैंने इसी तरीके से रूल बनाया, यहाँ पे मैं लिख दूंगा लाइट बेंड्स टूवर्ड्स नॉर्मल, है ना, बेंड्स टूवर्ड्स नॉर्मल। तो यहाँ पर अब मेरी लाइट रे कैसे जाने वाली है, देखो इस पॉइंट से जाएगी, कुछ इस तरफ जाएगी। तो आप एक काम करो, यहाँ से कुछ इस तरीके से अपने स्केल को रखो और एक इस तरीके से रे ड्रॉ कर दो। एरो लगाना मत भूलना दोस्तों। तो देखो मेरी तो यहाँ पर ओ नो गड़बड़ हो गई, ठीक से आ नहीं रही है, तो रुको, ये लो जी हमारे पास इस तरीके से रे आ गई, ये हमने बना दिया। हमारे पास रेयर टू डेंसर में आ रही थी, इस तरफ मुड़ गई है, देखो मैंने टूवर्ड्स नॉर्मल ये इस तरीके से मुड़ी है, मैंने ये बना दिया। एरो सिर्फ आपके दिखाने समझने के लिए, एग्जाम में ये वाला एरो आपको बना करके नहीं आना है, ठीक है। तो मैं इसको यहाँ पे थोड़ा सा ऐसे बना देता हूँ भाई, ये लो जी इस तरफ मुड़ी हुई है, ओके। अच्छा, जब हमारे पास डेंसर से रेयरर में जाती है तो देखो यहाँ पर क्या हुआ था, नॉर्मल की तरफ मुड़ गई थी, अब की बार नॉर्मल से अवे मुड़ जाएगी, ठीक है, उल्टा ही होता है बस। तो यहाँ पर आप देखोगे ये अवे फ्रॉम नॉर्मल हो जाएगी, कुछ इस तरीके से हमारे पास लाइट रे आने वाली है, यहाँ पे कुछ इस तरीके से लाइट रे आ जाएगी। जब भी हम डेंसर से रेयरर मीडियम में जाते हैं तो हम लिखते हैं लाइट बेंड्स अवे फ्रॉम नॉर्मल, इसको भी लिख लो भैया, है ना, बेंड्स बेंड्स अवे फ्रॉम नॉर्मल, ठीक। और दोस्तों यहाँ पे आपको दिखाई देना चाहिए, देखो अगर लाइट रे इधर आई थी तो इधर गई है, यहाँ पर ही मैं मान लो लाइट का डायरेक्शन पलट दूँ, मान लो मैंने यहाँ से लाइट को इधर भेजा होता, अगर मैंने यहाँ से लाइट को भेजा होता तो लाइट सीधी जानी चाहिए थी, सीधी नहीं जाएगी, वो मुड़ जाएगी। अच्छा देखो ये हमारी जा रही है डेंसर से रेयरर में जा रही है, मैंने उल्टा कर रखा है, करेक्ट। तो डेंसर से रेयरर में जाती है तो अवे फ्रॉम नॉर्मल, यानी कि कुछ इस तरफ मुड़ जाती है और वो देखो इस तरफ चली जाती है। तो रे डायग्राम एक ही बनता है एक्चुअली, इधर से आता है ऐसे जाता है और उल्टा देखोगे तो ऐसे जाएगा फिर ऐसे मुड़ जाएगा, ठीक है। तो सेम चीज़ आप यहाँ पे भी देख सकते हो, फील कर सकते हो। अच्छे से बना लो इस डायग्राम को, इस वैल्यू को याद कर लेना एकदम हमेशा, ये बहुत जगह काम आने वाली है। लिख लो पूरा का पूरा, फिर अपन चलते हैं आगे। लेट्स गो लेट्स गो। कुछ एग्जाम्पल्स मैं आपको देने वाला हूँ, जल्दी से एग्जाम्पल दूंगा। यहाँ पे मान लो हमारे पास इस तरीके से यहाँ पे है एयर, यहाँ पे है रूबी, और यहाँ पर हमने इस तरीके से लाइट रे को ऐसे इंसिडेंट कर दिया, कुछ अजीब से एंगल पे कर रहा हूँ मैं, ठीक।
यहाँ पे इस तरीके से मेरे पास वाटर, यहाँ पर है मेरे पास एयर, ठीक है, और लाइट रे को मैंने कुछ इस तरीके से इंसिडेंट कर दिया, ये लो जी। और तीसरा मैं आपको दे रहा हूँ यहाँ पर इस तरीके से, अब की बार टफ क्वेश्चन दूंगा, टफ क्वेश्चन भी देने आते हैं मेरे को, ठीक। यहाँ पर लाइट रे कुछ ऐसे जा रही है, मीडियम तो बताया ही नहीं, मीडियम में बता देता हूँ, ये है मेरे पास कैरोसिन, और दूसरी तरफ है मेरे पास फ्लिंट ग्लास। अब आपको यहाँ पर सब जगह पे नॉर्मल ड्रॉ करना है और बताना है यार रे किस तरफ जाने वाली है, ठीक है। वीडियो को पॉज करो, अपनी कॉपी में बनाओ ये सारे क्वेश्चंस और इसको सॉल्व करो। अब दोस्तों सॉल्व किया जाए। देखो कुछ तो एग्जाम्पल बहुत ही आसान है, जैसे एयर और रूबी में, रूबी एक लाल कलर का ट्रांसपेरेंट सा पत्थर होता है ना, बहुत महंगा मिलता है भाई, बहुत महंगा, डायमंड की तरह, उतना महंगा नहीं पर महंगा, हाँ। तो यहाँ से लाइट रे जब आती है, अब ये देखो मुझे क्लियरली पता है रेयर टू डेंसर जा रही है, लेकिन यहाँ पे डायग्राम किस तरीके से बनेगा, सबसे पहले जिस पॉइंट पे इंसिडेंट हुई है भैया वहाँ पे बनाना पड़ेगा आपको नॉर्मल, नॉर्मल बनता है परपेंडिकुलर, तो यहाँ पे प्रैक्टिस रे डायग्रामिंग की ही तो थी, ठीक है, बन गया। अच्छा ये जो लाइट रे आ रही थी वो सीधी तो नहीं जा रही, तो जिधर नहीं जा रही वो भी मुझे दिखाना पड़ेगा, है ना, तो यहाँ पे लाइट को इस तरीके से मैं एक्सटेंड कर दूंगा, ठीक है भाई। अब बताओ लाइट रे ऐसे मुड़ेगी या ऐसे मुड़ेगी, टूवर्ड्स नॉर्मल या अवे फ्रॉम नॉर्मल। मुझे मालूम है भैया जब हम रेयरर से डेंसर में जाते हैं तो हमारे पास लाइट रे जो है वो टूवर्ड्स द नॉर्मल मुड़ जाती है, ये कुछ इस तरीके से मुड़ जाएगी। कितने लोगों का ये सही हुआ है, इस तरीके से आपको ये बनाना था। चलो नेक्स्ट आते हैं हम वाटर में। वाटर हमारे पास डेंसर है, एयर हमारे पास रेयर है, तो यहाँ पर पहले तो जिस पॉइंट पे आई है भैया वहाँ पे बनाना होगा हमको नॉर्मल, तो ये लो जी हमने डैश 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 वाली लाइन से नॉर्मल बना दिया। ऑलराइट, रे किधर जाने वाली थी, इधर जाने वाली थी पर उधर नहीं जा रही है, तो वो भी बताना पड़ेगा ना भाई, रे नहीं जा रही है इधर, चलो यार इधर नहीं जा रही है। जब तक आप ये नहीं बनाओगे तब तक समझ में नहीं आता रे मुड़ी है कि नहीं मुड़ी है, किधर मुड़ी है। ओके, डेंसर से रेयरर में जब जाते हैं तो मुड़ जाती है अवे फ्रॉम नॉर्मल, अवे फ्रॉम नॉर्मल, इधर मुड़ेगी कुछ इस तरफ हो जाएगी, करेक्ट। तो यहाँ से लाइट फिर हमारी कुछ ऐसे निकल जाएगी भैया, ये निकल गई, चलो सही। अब आते हैं हम यहाँ पे कैरोसिन और फ्लिंट ग्लास। अब कैसे करोगे, कौन सा रेयरर है कौन सा डेंसर है, तो यहाँ पे इनके रिफ्रैक्टिव इंडिसेस मुझे पता हो तो मैं क्वेश्चन को सॉल्व कर लूंगा, पता चल जाएगा कौन सा रेयर है कौन सा डेंसर है। कहाँ से पता चलेगा दोस्तों, हमारे पास एक टेबल थी अभी हमने देखी, जरा ध्यान से देखो, यहाँ पे कैरोसिन का था 1.44 और हमारे पास जो फ्लिंट ग्लास था उसका 1.65, 1.44 1.65, यहाँ पे लिख देता हूँ मैं n इज इक्वल टू 1.44, n इज इक्वल टू 1.65। ओके चलो अब बताओ यहाँ पर कौन सा रेयरर है कौन सा डेंसर है, जिसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ज़्यादा वो हमारा डेंसर हो जाता है ना, तो यहाँ पर मैं मार्क करूँगा पहले तो भैया दिस इज डेंसर, ठीक है, डेंसर मीडियम हो चुका है ये, करेक्ट। अब हमारे पास डेंसर में जा रहे हैं, पहले तो यहाँ पर मैं इस तरीके से बताऊंगा भैया ये इस तरफ तो नहीं जा रही, अब ये कहीं भी जाए इस तरफ तो नहीं जा रही, तो किधर जाएगी, नॉर्मल बनाना पड़ेगा मुझे भैया, ये बना दिया हमने नॉर्मल, और अब ये मुड़ेगी टूवर्ड्स नॉर्मल मुड़ जाती है ना, तो यहाँ पर जाने की बजाय अभी इस तरफ मुड़ जाएगी टूवर्ड्स नॉर्मल, कुछ इस तरीके से जाने वाली है, तो ये आ जाता है हमारे पास, ये लो जी, ये इस तरीके से आ गया। कितने लोगों के सारे डायग्राम सही बने थे, कितने लोगों के, मेरा सही बना है सर, मेरा सही बना है, मेरा सही बन गया। चलो लिख लो इसको, अच्छे से ड्रॉ कर लो, हाँ यही चल रहा है रिफ्रैक्शन। अब आ रहा है मजा, प्रैक्टिस करने में आ रहा है, डायग्राम दिख रहे हैं, रेज दिख रही है, रिफ्रैक्शन होता हुआ दिख रहा है, रेयर डेंसर समझ में आ रहा है क्या हो रहा है। तो अब चलते हैं अपन, एक क्वेश्चन किया जाए यहाँ पे। इन द डायग्राम शोन अबव, अबव नहीं बिलो हो गया, N1 N2 एंड N3 आर रिफ्रैक्टिव इंडिसेस ऑफ द मीडिया 1 2 and 3। तो हमारे पास जो 3 मीडियम है उनके N1 N2 N3 इस तरीके से रिफ्रैक्टिव इंडेक्स दिए होंगे। अब हमें बताना है कि भाई कौन सा वाला रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ज़्यादा है। कैसे पता करोगे, देखो यार ये लाइट रे ऐसे आ रही थी, अब वो सीधी जाने की बजाय इधर मुड़ गई है, तो इससे मुझे N1 और N2 के बीच में एक रिलेशन पता चलेगा, कौन सा वाला डेंसर है कौन सा रेयर है, वही सब कुछ आपको यहाँ पे पता करना है। बहुत बढ़िया सवाल है दोस्तों, वीडियो को पॉज करो एक बार, जरा सॉल्व करो क्वेश्चन को। आ जाओ दोस्तों सॉल्व किया जाए क्वेश्चन। सबसे पहले तो मैं बताऊंगा यार, ये मेरे को ये देखना पड़ेगा भाई इनमें क्या बात मैं देख सकता हूँ। यार ये लाइट रे ऐसे जा रही थी, मुड़ गई थोड़ा सा इस तरफ,
तो मैं बोल सकता हूँ हमारे पास ये वाला डेंसर रहा होगा। N2 इज डेंसर है तो मैं बोल दूंगा यार N2 इज मोर देन N1, ये मुझे पता चल गया है ना। जब भी हम रेयरर मीडियम से डेंसर में जाते हैं तब टूवर्ड्स द नॉर्मल हमारे पास लाइट बैंड होती है। तो ये रेयरर रह गया, ये डेंसर रह गया। अगर 1 और 2 की बात करें, वही मैंने लिख दिया भाई, N1 छोटा था N2 से, पहली चीज़ मैंने लिख दी। क्या ये ऑप्शन मुझे कहीं दिखाई दे रहा है? क्या मुझे ये ऑप्शन दिखाई दे रहा है? कहीं पे भी दिखाई नहीं दिया। चलो नेक्स्ट देख लेते हैं यार। ये लाइट रे यहाँ से जा रही थी, अब ये सीधी जाने की वजह फिर से टुवर्ड्स नॉर्मल मुड़ गई है, यानी कि यहाँ पर मीडियम 3 2 के मुकाबले डेंसर है। तो मैं लिख दूंगा यार, मेरे को पता चलता है N3 इज मोर देन N2। समझ में आया? N3 इज मोर देन N2। अरे यार ये वाला ऑप्शन भी नहीं है, ये वाला ऑप्शन भी नहीं है। कैसे करें, कैसे करें? कुछ गड़बड़ है क्या क्वेश्चन में? नहीं भाई, एक बात बताओ, N3 N2 से बड़ा है और N2 N1 से बड़ा है, तो क्या मैं इन दोनों का इस्तेमाल करके ये नहीं लिख सकता कि N3 N1 से बड़ा है? लिख सकते हैं, और वो तो हमें ऑप्शन दिया हुआ है। ऑप्शन डी बिकम्स आवर करेक्ट आंसर। बहुत ही अच्छा ये सवाल था, दिमाग भी लगाना पड़ेगा इसमें, ऑप्शन कौन सा सेलेक्ट करना है। ठीक है, लिख लो इसको, चलते हैं अपन आगे। हाँ, अब याद है भैया स्नेल्स लॉ पे अभी तक हमने देखा कि लाइट हमारी बेंड हो रही थी, इधर जाते हैं ऐसे बेंड होती है, ऐसे बेंड होती है, कितनी बेंड होती है ये कैसे पता चलेगा? तो देखो इसके लिए हमारे पास आता है स्नेल्स लॉ। स्नेल्स साइंटिस्ट का नाम था, है ना ऐसे। और वो एक हमारे पास क्या होता है, स्नेल। ये मेरे को याद है यार, जब मैं 12th क्लास में फिर से आता है ये टॉपिक, तो वहाँ पे हमें या तो कोचिंग में लिखना था, कुछ तो करना था, मैंने स्नेल्स लॉ बोल दिया, है ना, तो आंसर दे रहा था, कुछ तो कर रहा था। इतना मजाक बनाने ने कहा घोंगा कौन है भाई यहाँ पे, है ये घोंगा थोड़ी ना है। स्नेल्स लॉ है, साइंटिस्ट के नाम के ऊपर है ये, ठीक है, स्नेल्स लॉ नहीं है। चलो, हमारी गलतियों से सीखो दोस्तों, जो गलतियां हमने की है वो आप ना दोहराएं, और आगे जाएंगे, दूर तक जाएंगे। चलो, स्नेल्स लॉ क्या कहता है, हमारे पास रिफ्रैक्शन के एंगल्स के बारे में बात करता है। तो एंगल्स बनाने से पहले हमें कुछ मीडिया बनाने पड़ेंगे। यहाँ पे मान लो ये हमारे पास मीडियम 1 जिसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स 1 है, ये हमारे पास मीडियम 2, इस तरीके से। ओके, हमारे पास सबसे पहले एक रे को मैं इंसिडेंट कराऊंगा। ये लो जी, हमने एक रे को यहाँ पे इंसिडेंट करा दिया इस तरीके से। ओके, और अब यहाँ पर मुझे नॉर्मल बनाना पड़ेगा। जिस जगह पे इंसिडेंट होती है वहाँ पर हम पहले नॉर्मल बनाते हैं, तो आप भी यहाँ पे फटाक से नॉर्मल बना दो। ओके, बन गया। ओके, यहाँ पे बताओ एंगल ऑफ इंसिडेंस कौन सा होता है, एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन कौन सा होता है ना। तो सबसे पहली चीज़ मान लेते हैं कि यार अभी के लिए ये रे ना इस तरफ जाने की बजाय ये थोड़ा हमारी इस तरफ मुड़ गई। मैं थोड़ा आपको विजुलाइज कराना चाह रहा हूँ, एक बार इसको देख लो। ठीक है, देख लो इसको, देख लो देख लो देख लो। पहले तो डायग्राम बना लो, ये ऐसे जाने चाहिए था इसको, लेकिन ये चली गई कुछ इस तरीके से। ओके, यहाँ पर एंगल्स मुझे मार्क करने पड़ेंगे। अच्छा, एंगल हम हमेशा नॉर्मल के साथ देखते थे, एंगल ऑफ इंसिडेंस, एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन, सेम चीज़ यहाँ पे करेंगे हम। तो मेरे पास दोस्तों ये हो जाता है ना, इसको मैं बोलता हूँ एंगल आई, एंगल ऑफ इंसिडेंस। ठीक है, इसको बोलेंगे एंगल ऑफ इंसिडेंस, लिख लो इसको, एंगल ऑफ इंसिडेंस। ठीक, एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन होगा आपकी बार, और अगेन फिर हम नापते हैं नॉर्मल से इस तरीके से। तो यार ये हो जाता है अपने पास इस तरीके से, इसको लिखेंगे एंगल आर। रिफ्लेक्शन में भी एंगल आर, यहाँ पे भी एंगल आर, लेकिन ये एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन है, तो इसको मैं क्या लिखूंगा, एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन। ठीक है, रिफ्रैक्शन पढ़ाई जा हो रही है ना यहाँ पे, तो रिफ्रैक्शन का एंगल ये आ जाएगा। अच्छा, क्या इनके बीच में कोई रिलेशन है, क्या मैं इनके बीच में कोई फॉर्मूला लगा सकता हूँ? वही फॉर्मूला हमारे पास स्नेल्स लॉ। देखो क्या होता है, इन दोनों का हमें साइन लेना पड़ेगा। साइन क्या होता है, साइन कॉस टेन है, ट्रिग्नोमेट्री में हमने पढ़ा है। तो मैं इस तरीके से लिखूंगा, किस तरीके से लिखूंगा, देखो ध्यान से देखना। मैं लिख दूंगा, पहले ऊपर वाले मीडियम की बात कर लें, तो N1 इंटू ये जो एंगल है इसका साइन, N1 इंटू ये जो एंगल है इसका साइन, तो मैं लिखूंगा N1 इंटू साइन ऑफ आई। ठीक है, विल बी इक्वल टू, अब यहाँ पे आ जाओ दूसरे मीडियम में, N2 इंटू ये वाले एंगल का साइन, N2 इंटू ये वाले एंगल का साइन, तो ये हो जाएगा मेरे पास N2 साइन ऑफ आर। ठीक, साइन बोलते हैं इसको, सिन मत बोलना, बहुत सारे स्टूडेंट सिन बोल देते हैं। ठीक है, और यही होता है अपना स्नेल्स लॉ। बात खत्म, बहुत सिंपल खड़ा है। वैल्यूज आपको दी होंगी। अक्सर हमारे पास एक मीडियम क्या होता है, एयर,
दूसरा मीडियम पानी या ग्लास दिया जाएगा तो आपको N2 की वैल्यू पता रहेगी। N1 की वैल्यू अक्सर 1 हो जाती है, ये वैल्यू 1.5 रहेगी या 1.33 रहेगी, ऐसे कुछ वैल्यूज आपको दे दी जाएंगी। आपको एंगल ऑफ इंसिडेंस दिया जाएगा है ना, तो आपको ये भी दे दिया जाएगा। ठीक है, मान लो 45 डिग्री है तो साइन 45 डिग्री कितना हो जाता है 1/√2। फिर आपको बचा हुआ एंगल आर पता करना है। तो इस तरीके से चीज़ें पता कर सकते हो, बहुत सिंपल सिंपल से क्वेश्चन बनते हैं। तो लिख लो ये पूरे के पूरे को, कुछ क्वेश्चन को अपन सॉल्व करते हैं। आ जाओ। A ray of light travels from medium A to medium B as shown in the figure। मीडियम A से मीडियम B में जा रही है। बताओ मेरे को मीडियम A कौन सा कहलाएगा, मीडियम B कौन सा कहलाएगा। यार लाइट रे इधर से आ रही है, इधर जा रही है। A से आई थी, B में गई है, तो मैं यहाँ पे लिख दूंगा भाई ये मेरे पास A रहा होगा, ये मेरे पास B रहा होगा। देखो जो मीडियम का इंटरफेस है ना, मीडिया का इंटरफेस, वहीं पे मैंने इस तरीके से मार्क कर दिया। रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ द मीडियम B रिलेटिव टू मीडियम ए, उन्होंने ये पूछा है। पूछा क्या है क्वेश्चन में, हमसे पूछा है रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ मीडियम बी विद रिस्पेक्ट टू मीडियम ए, है ना। एन बी ए पूछ लिया। थोड़ा सा आपके लिए सिंप्लीफाई कर देता हूँ। इसकी जो वैल्यू होती है क्या होती है, एन बी अपॉन एन ए होती है। याद होना चाहिए भैया ये सब चीज़ें हमको, है ना। अभी देखा था आपने रिफ्रैक्टिव रिलेटिव रिफ्रैक्टिव इंडेक्स में। चलो अब थोड़ा सा स्नेल्स लॉ लगाना आपको, बहुत ही सिंपल सा है। वीडियो को पॉज करो, जरा एक बार खुद से लगाने की कोशिश करो, फिर अपन साथ में सॉल्व करेंगे। आ जाओ भाई, सॉल्व किया जाए। तो यार ये मैं डायरेक्टली ऐसे नहीं निकाल सकता, मेरे को स्नेल्स लॉ लिखना पड़ेगा, यहाँ पे स्नेल्स लॉ लगाना पड़ेगा। स्नेल्स लॉ क्या कहता है भाई, जिस मीडियम से आते हो वहाँ पर एंगल आई और एन उनका कुछ साइन वाइन करना पड़ता है। ठीक है, तो हमारे पास जो स्नेल्स लॉ होता है उसको लिख देता हूँ मैं। वो होता है मेरे पास N1 साइन आई इज इक्वल टू N2 साइन ऑफ आर। ठीक, ओके। वैल्यूज लिखना शुरू करते हैं। N1 जिस मीडियम से आए थे उसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स क्या मुझे पता है, नहीं पता, तो मैं अभी उसको एन ए मान के चलूंगा। मुझे एन ए अपॉन एन बी तो पता करना है। चलो लिख देते भाई हमें एन ए, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स पहले मीडियम का है एन ए। ओके, साइन लगाना पड़ेगा हमें, तो यहाँ पे मैं लिख दूंगा साइन ऑफ 30 डिग्री, और मेरा आंसर गलत आने वाला है। कैसे गलत कर दिया, अरे भाई 30 डिग्री ये वाला दिया हुआ है, एंगल ऑफ इंसिडेंस तो नॉर्मल के साथ नापा जाता है। तो हमारे पास एंगल आई की जो वैल्यू होती है, एंगल आई की वैल्यू हो जाती है 60 डिग्री। ठीक है, तो यहाँ पे साइन 60 लिखना पड़ेगा मुझे, 30 नहीं लिख सकता मैं, मुझे लिखना पड़ेगा साइन ऑफ 60 डिग्री। आया सबको समझ में, आया सबको समझ में। चलो अब हमने इस तरफ का काम पूरे कर लिए, अब हम आ जाते हैं दूसरी तरफ। दूसरी तरफ मुझे एन बी लिखना, N2 लिखना है ना दूसरे मीडियम का, वो है मेरे पास एन बी के बराबर, और लगा देना है मेरे को साइन। अच्छा, एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन कितना है, एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन नॉर्मल के साथ नापते हैं, तो वो आता है हमारे पास 45 डिग्री, क्वेश्चन में ही दिया हुआ है। तो यहाँ पे मैं लिख दूंगा इनटू साइन ऑफ 45 डिग्री। ओके, पता क्या करना है हमको, एन बी अपॉन एन ए। कुछ लोग तो यही गलती कर देते हैं, एन ए अपॉन एन बी कर देंगे तो फिर आंसर ही गलत आना है। चलो एन बी अपॉन एन ए पता करना है, तो मैं एक काम करता हूँ, इस एन ए को डिनोमिनेटर में ले आता हूँ, इसको इधर ले आता हूँ। मेरे पास आ जाता है यहाँ से यार एन बी अपॉन एन ए की जो वैल्यू आने वाली है वो आ जाएगी साइन 60 डिवाइडेड बाई साइन ऑफ 45। ज़रा बताओ साइन 60 की वैल्यू कितनी होती है, वो था हमारे पास √3 डिवाइडेड बाई 2, और साइन 45 होता है 1 डिवाइडेड बाई √2। यहाँ से हमारे पास वैल्यू आ जाएगी, देखो ये √3 ऊपर रहेगा, मल्टीप्लाइड बाई √2 ऊपर चला जाएगा, डिनोमिनेटर में 2 आ जाएगा, और यहाँ पे √2 से इसका एक √2 कट जाएगा, इसकी जो वैल्यू आ जाएगी ये आ जाती है मेरे पास √3 अपॉन √2। ऑप्शन ए बिकम्स आवर करेक्ट आंसर। बहुत ही अच्छा ये सवाल था, अच्छे से समझ में आया, आया तो नहीं आया तो मतलब थोड़ा पीछे जाके देखो इसको, और जिसका करेक्ट आंसर है भाई बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया, वेरी नाइस। चलते हैं अपन आगे, आ जाओ। लाइट एंटर्स वाटर फ्रॉम एयर नॉर्मली, फाइंड द एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन। अब ये बहुत अच्छा सवाल है। नॉर्मल इंसिडेंस नॉर्मली आ रही है, नॉर्मल इंसिडेंस क्या होता है, देखो कोई भी ऐसे सरफेस है तो उससे नॉर्मल के ही अलोंग अगर हमारे पास इंसिडेंस हुआ है तो क्या होता है। अब यहाँ पे आपको बताना है कि फाइंड द एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन, क्या एंगल पे रिफ्रैक्ट हुई है। वीडियो को पॉज करो, जरा क्वेश्चन को सॉल्व करो।
दोस्तों इसका करेक्ट आंसर होने वाला है भैया 0। चलो सॉल्व करना शुरू करते हैं यार। मेरे पास यहाँ पर सबसे पहले तो मैं पानी और उसका इंटरफेस बना लेता हूँ। ये मेरे पास पानी है, भर जा भाई पानी, ये लो जी। नॉर्मल इंसिडेंस का मतलब क्या होगा, रे हमारे पास ऊपर से सीधी नीचे आ रही है, ये लो जी, ये नॉर्मल इंसिडेंस इस तरीके से हो गया। ऑलराइट, मुझे बताओ यहाँ पे एंगल आई की वैल्यू कितनी हो जाएगी। एंगल ऑफ इंसिडेंस कितना है, अरे भाई नॉर्मल भी यही है, इंसिडेंट रे भी ऐसे ही है, ये दोनों के बीच में एंगल एक्चुअली आ जाता है 0 डिग्री। ठीक, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स लिखो भाई, एन ऑफ एयर की वैल्यू होती है 1, एन ऑफ वाटर की वैल्यू मुझे दी हुई है 1.33, लेकिन मुझे उसकी ज़रूरत भी नहीं है इस क्वेश्चन में, देखना उसकी ज़रूरत ही नहीं है, यहाँ पे मस्त रूल निकल के आने वाला है। ठीक है, चलो वैल्यूज लिखना शुरू करते हैं, है ना। यहाँ से मैं बोल सकता हूँ भाई, स्नेल्स लॉ लगा देंगे हम, n1 इंटू साइन आई इज इक्वल टू n2 इंटू साइन ऑफ आर। वैल्यूज रखना शुरू करोगे आप तो देखो दोस्तों, यहाँ पर आ जाता है मेरे पास n1 अपॉन n2 साइन ऑफ 0 इज इक्वल टू साइन आर। n1 n2 की दुनिया में कोई सी भी वैल्यू लेकर के आ जाओ, साइन 0 की वैल्यू होती है 0, तो ये पूरा का पूरा हमारे पास 0 हो जाने वाला है, पूरा का पूरा हमारे पास 0 हो जाएगा। तो इसका मतलब हमारे पास पता चलता है, इसका मतलब साइन ऑफ आर इज इक्वल टू 0। इसका मतलब अगेन मुझे पता चलता है एंगल आर इज इक्वल टू 0, एंगल आर को भी 0 होना ही पड़ेगा। और ये बहुत ही इंटरेस्टिंग केस है, जब भी कोई रे नॉर्मली आएगी तो वो नॉर्मली ही जाएगी, है ना। इसी का तो मतलब हुआ एंगल आर इज इक्वल टू 0। अगर ये इधर चली जाती तो हमारे पास कुछ एंगल आर आ जाता। तो यानी जब भी नॉर्मल इंसिडेंस होगा, n1 n2 की कोई भी वैल्यू हो, हमारे पास लाइट बेंड नहीं होती, इसको क्या बोलते हैं, अनडेविएटेड चली जाती है। ठीक है, तो यहाँ पे हम लिख देंगे, बहुत इंपॉर्टेंट हमारी ऑब्जर्वेशन है, फॉर नॉर्मल इंसिडेंस हमारे पास नो बेंडिंग ऑफ लाइट, कोई बेंडिंग नहीं हुई है लाइट की। क्या रिफ्रैक्शन हुआ है, क्या रिफ्रैक्शन हुआ है, यस रिफ्रैक्शन तो हुआ है, रिफ्रैक्शन हुआ है तभी तो हमने ये लॉ लगाया, रिफ्रैक्शन हुआ है। कुछ लोग ऐसे बोल देते हैं रिफ्रैक्शन नहीं होता भाई अगर लाइट नॉर्मली आती है, नहीं भैया रिफ्रैक्शन हुआ है, बस लाइट मुड़ी नहीं है, रिफ्रैक्शन के लॉ को फॉलो किया गया है, रिफ्रैक्शन हुआ है। तो यस इट इज रिफ्रैक्टेड, तो आप ऐसे लिखना है रिफ्रैक्शन, रिफ्रैक्शन करेक्ट, बेंडिंग नहीं होती, रिफ्रैक्शन हुआ है बेंडिंग नहीं हुई है। तो यहाँ से जो लाइट जाने वाली है दोस्तों, ऐसे के ऐसे ही आगे निकल जाएगी। बहुत ही इंपॉर्टेंट रिजल्ट है, इसको भी लिख लो, है ना। नॉर्मल इंसिडेंस का बढ़िया वाला ये केस था। चले आगे, लिख लिया, लेट्स गो। लॉज ऑफ रिफ्रैक्शन, हमारे पास कुछ लॉज होते हैं, जैसे हमारे पास लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन होते थे वैसे ही लॉज ऑफ रिफ्रैक्शन है। द इंसिडेंट रे, रिफ्रैक्टेड रे एंड द नॉर्मल ऑल लाई इन द सेम प्लेन। हाँ भैया सेम प्लेन में होने चाहिए, ऐसे लाइट जा रही है तो रिफ्रैक्ट होकर ऐसे जाएगी, कहीं इधर उल्टी नहीं चली जाएगी। हाँ, एक प्लेन में ही रिफ्रैक्शन होता है। और हमारे पास रेशियो ऑफ साइन, बेसिकली ये जो लिखा हुआ है ना, ये पूरा का पूरा स्नेल्स लॉ को ही लिख दिया है कि भाई रेशियो ऑफ साइन ऑफ एंगल ऑफ इंसिडेंस टू द साइन ऑफ एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन इज ऑलवेज सेम फॉर अ गिवन पेयर ऑफ मीडिया एंड गिवन कलर ऑफ लाइट। यार अब देखो यहाँ पे, अगर मैं स्नेल्स लॉ की बात करूँ तो क्या होता था, n1 साइन आई इज इक्वल टू n2 साइन आर हुआ करता था। इन्होंने क्या बोला है, रेशियो ऑफ साइन ऑफ एंगल ऑफ इंसिडेंस। ओ ओ ओ, बड़ी सी चीज लिख दी, देखो बेसिकली बोलना चाह रहा है साइन आई अपॉन साइन आर, इन्होंने पूछा है। इसकी वैल्यू आ रही है मेरे पास यहाँ से n2 अपॉन n1। अब ये जो n2 अपॉन n1 है, कोई भी दो मीडियम की अगर मैं बात करूँ तो उनके लिए तो वैल्यू कांस्टेंट रहने वाली है, एंगल्स कुछ भी बदलते रहो आप, है ना, वो वैल्यू वैल्यू n2 अपॉन n1 तो कांस्टेंट रहने वाली है। यहाँ से पता चल जाता है दिस इज इक्वल टू कांस्टेंट। ठीक है, कांस्टेंट फॉर ए गिवन पेयर ऑफ मीडिया, यस n1 n2 का एक पेयर ले लो, उसके लिए वैल्यू सेम आने वाली है हमेशा। एंड गिवन कलर ऑफ लाइट, दोस्तों ये आ गई ना चीज़ जो हम अगले चैप्टर में पढ़ने वाले हैं, कि जो हमारा रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है ना, वो कलर्स पे डिपेंडेंट होता है। ठीक है, कलर, अलग अलग कलर की लाइट के लिए हमारे पास अलग अलग रिफ्रैक्टिव इंडेक्स आता है। तो यहाँ पे अभी मैं आपके लिए लिख देता हूँ, क्या होता है जब ये पढ़ेंगे अगले चैप्टर में तब अच्छे से डिटेल में जाएंगे, लेकिन ये डेफिनेशन है, डेफिनेशन आपको पता होनी चाहिए। एग्जाम में डायरेक्ट क्वेश्चन आएगा, राइट डाउन लॉज ऑफ रिफ्रैक्शन, यही लिख के आना आपको, पूरे मार्क्स लूट करके ले जाने। ठीक है, और यहाँ पे फिर वो डायग्राम भी बना लेना, ऐसा वाला अपना डायग्राम नहीं होता, यहाँ से लाइट आई थी ऐसे नहीं जाती फिर ऐसे मुड़ जाती है। ठीक है, यहाँ पे मार्क कर देना एंगल आई, यहाँ पे मार्क कर देना एंगल आर। ठीक, इस तरीके से आपको क्वेश्चन सॉल्व करना होगा ये। चलो अब आते हैं अपन बहुत ही इंटरेस्टिंग रिफ्रैक्शन के कुछ फिनोमिना होते हैं। कभी आप दोस्तों समुद्र में जाकर के डुबकी लगाने का आपका मन करे, है ना,
समुद्र में या फिर नदी में जहाँ पे क्लियर वाटर होता है, समुद्र में भी स्टिल वाटर, वो लहरों वाला नहीं, उसमें आपको नहीं तो अंदर का दिखेगा नहीं है। कई बार इतना साफ पानी होता है कि वहाँ पे मछलियाँ तक आपको ज़मीन में दिखाई देती हैं। और फिर आप मान लो अगर आप कच्ची मछली खाने में इंटरेस्टेड ही हो, यूं पकड़ के उसको खाना चाहो, कभी नहीं पकड़ पाओगे। क्यों नहीं पकड़ पाओगे? मछली भाग जाती है, नहीं पकड़ पाओगे। लेकिन मान लो मछली नहीं भाग रही है तो भी आप नहीं पकड़ पाओगे। क्यों? क्योंकि दोस्तों क्या होता है ना, हमें पानी के अंदर दिखाई देता है कि मछली वहां पे है, लेकिन एक्चुअली वहां पर होती नहीं है। और ऐसा क्यों होता है ये मैं आपको बताता हूँ। देखो, हमारे पास मान लो यहाँ पर पहले तो मैं लंबा चौड़ा एक समुंदर बनाना चाहता हूँ आज। बड़ा समुंदर बनाएंगे, बड़ा समुंदर बनाएंगे। ऑलराइट, यहाँ पर अब मैं बनाऊंगा एक मछली। ये रही मेरी मछली, इस तरीके से मस्त यहाँ पे इस तरीके से पड़ी हुई है, स्माइल कर रही है। ओए होए होए, क्या बात है, क्या बात है। एक फिन भी बना दो यहाँ पे, ऐसे थोड़ा तैर भी लेगी। चलो, मच्छी है, इसके सामने कुछ कीड़ा भी है, खाना चाहती है। चलो, अब ये जो मछली है यार, इसको, मैं तो ऊपर बैठा हूँ, मैं तो यहाँ पर हूँ ऊपर। ठीक है भैया, मैं यहाँ पर कहीं पे हूँ। अच्छा, कहाँ पर हूँ अभी देख लेंगे। यहाँ से मछली से कुछ लाइट रेज निकलेंगे। चलो, सबसे पहले तो देखो मैं यहाँ से इस तरीके से रे बता रहा हूँ, बताओ ये मुड़ करके किधर जाएगी, किधर जाएगी ये वाली रे मुड़ के, है ना। अगर कोई लाइट रे ऐसे जानी थी, देखो यहाँ पे नॉर्मल इंसिडेंस हो गया 90 डिग्री पे, तो ये मुड़ने वाली नहीं है, ये सीधे के सीधे चली जाएगी। तो ये जो लाइट रे मैंने बनाई है एकदम सही बनाई है। ठीक, फिर एक दूसरी रे को पकड़ता हूँ। मान लो एक रे यहाँ से इधर जा रही थी कुछ इस तरीके से, है ना। तो अब ये सीधी नहीं जा सकती, ये बेंड करेगी। अच्छा, हम डेंसर से रेयरर मीडियम में जा रहे हैं, तो अवे फ्रॉम नॉर्मल, है ना। यहाँ पे अब नॉर्मल बनाओ, ये लो जी, नॉर्मल बन गया। अवे फ्रॉम नॉर्मल हमारे पास कुछ इस तरीके से ये मुड़ जाएगी, ये लो, ये मुड़ गई। अब क्या होगा? अब देखो मैं यहाँ पे बैठा हुआ हूँ, ये बैठा, ये रही मेरी आंख, ये ओहो हो क्या आंखें हैं, वाह। मैं क्या सोचूंगा यार, ये लाइट रे इधर से आ रही थी, इसका मतलब जरूर इधर कहीं पे मछली होगी। यहाँ पे देखो आपको कुछ ऐसा दिखाई दे रहा है कि लाइट रे इधर से आ रही थी, ये वाली लाइट रे इधर से आ रही थी, ये इधर से आ रही थी। तो यानी कि यहाँ कहीं पे मछली की हमारे पास इमेज बन जाएगी इस तरीके से। ठीक है, ये बन जाएगी मेरे पास। तो ये मेरे पास ऑब्जेक्ट थी, ये मेरे पास इमेज है। मैं यहाँ बैठा हूँ बाहर, मैंने देखा पानी में मछली है, मैंने झपट्टा मार के पकड़ा। यार मुझे तो ये दिख रहा है ना मछली यहाँ पर है, मैं अपने हाथ को ऐसे यहाँ के लिए बढ़ा दूंगा कि भैया इस मछली को पकड़ के ले आओ, लेकिन मछली एक्चुअली में यहाँ थी, मैं कभी उसे पकड़ ही नहीं पाऊंगा। तो बहुत ही अच्छा फिनोमेना होता है और इसको बोला गया जाता है अपेरेंट डेप्थ। यानी कि समझो इसका मतलब क्या हुआ भैया, ये इसकी असली डेप्थ थी, ये कुछ डेप्थ थी इसकी कितनी, डी, इस तरीके से। लेकिन मुझे कुछ और दिखाई दी, मुझे कुछ कम दिखाई दी, है ना। तो उसको मैं बोल दूंगा यार वो है डी डैश। तो यहाँ पर ही मार्क करना पड़ेगा मुझे, ये है मेरे पास इस तरीके से डी डैश। डी डैश को बोलते हैं अपेरेंट। अपेरेंट का मतलब क्या होता है? अपेरेंट का मतलब होता है जो दिखाई दे, जो दिखाई दे। एक्चुअल डेप्थ ये है, अपेरेंट डेप्थ ये थी। अपेरेंट डेप्थ इसकी इतनी सी थी। ठीक है भाई, इसका एक फॉर्मूला भी होता है जो हमारे से नहीं पूछा जाएगा, लेकिन यहाँ पर कैसे निकालोगे आप, है ना। हमारे पास एक रेशियो है, देखो हमारे पास जो इस तरीके से एक्चुअल डेप्थ है, उसको आप रिफ्रैक्टिव इंडेक्स से डिवाइड कर दोगे तो ये कुछ छोटी वैल्यू आ जाएगी, है ना। इसके रिफ्रैक्टिव इंडेक्स की वैल्यू मान लो 1.33 थी, तो ये डी डिवाइडेड बाई 1.33, ये डी से थोड़ा छोटा हो जाएगा। और देखो हमारी जो अपेरेंट डेप्थ है वो भी छोटी आई है, तो इसकी वैल्यू होती है हमारे पास डी डैश। आप इस तरीके से इसको याद रख सकते हो फॉर्मूले को। इसकी बेस क्वेश्चन ज़्यादा नहीं पूछे जाते, लेकिन कॉन्सेप्ट समझना ज़रूरी है। ओके, ऑलराइट। तो यहाँ पर हमारे पास इस तरीके से मछली हमें ऊपर दिखाई देती है। इसका एक और एग्जांपल है यार, आप देखोगे कि कई बार हम एक इस तरीके से ग्लास लें, है ना, पानी का, और उसमें पेंसिल को डुबो देते हैं, तो पेंसिल थोड़ा सा ऐसे मुड़ी हुई, थोड़ा सा ऊपर दिखाई देती है। ऐसा क्यों दिखाई देता है? और ऊपर से देखोगे ना तभी वो मुड़ी हुई दिखाई देती है। देखो यहाँ पर मान लो सबसे पहले एक पेंसिल बना लो, ठीक है। मान लो मैंने इस तरीके से एक स्ट्रॉ बना दिया। कैसा स्ट्रॉ बन रहा है यार, ये बन ही नहीं पा रहा है, बन गया। ये लो जी, हमारे पास एक स्ट्रॉ है, ठीक। अब क्या होगा, ये ऊपर वाला तो मुझे क्लियरली दिखाई दे रहा है, मैं अभी भी ऊपर बैठा हूँ। मैं इस पॉइंट की अगर बात करूँ, इस पॉइंट से कुछ रेज निकलेंगी। देखो एक रे को नॉर्मल निकाल दो यहाँ से, तो भैया ये तो नॉर्मल इंसिडेंस था, अनबेंट चला जाएगा। एक रे को इस तरफ निकालो, ठीक, ये इधर जानी थी पर ये इधर नहीं जाएगी, अब ये थोड़ा सा मुड़ जाएगी अवे फ्रॉम नॉर्मल इस तरीके से। तो मुझे ऐसा लगेगा यार ये तो यहाँ से आ रही थी,
ये वाला जो सिरा है वो मुझे यहाँ दिखने वाला है। इसका मतलब हर एक पॉइंट मेरे को थोड़ा ऊपर दिखेगा, ये वाला पॉइंट थोड़ा ऊपर दिखेगा, ये वाला पॉइंट थोड़ा ऊपर दिखेगा। और आप इसकी पूरी रॉड बनाने जाओगे ना दोस्तों, तो कुछ इस तरीके से आपको रॉड दिखेगी, है ना, कुछ इस तरीके से दिखेगी। तो हम पानी में, जैसे कभी आप नदी में जाओ, नदी में एक डंडी को डुबोना, आपको डंडी लगे अरे मुड़ गई है तो टूट गई, ऐसा आपको दिखाई देगा। ठीक है, तो ये डायग्राम बना लो। आई होप आपको ये कॉन्सेप्ट अच्छे से समझ में आ गया हो, है ना, अच्छे से समझ में आ गया हो। इसका एक बहुत ही अच्छा एग्जाम्पल भी देखने वाले हैं अभी हम। ये देखो, स्विमिंग पूल में कुछ लोग खड़े हुए हैं, ये इंसान खड़ा हुआ है। देखो इसका सर से धड़ तक का हिस्सा इतना बड़ा है, और यहाँ से पैर देख रहे हो तो बस इतने से ही दिखाई दे रहे हैं। क्यों दिखाई दे रहे हैं? अरे भाई पैर वाला पार्ट तो एक्चुअली में और लंबा होगा, वो यहाँ तक का होगा, लेकिन दिखाई सिर्फ इतना सा दे रहा है। सेम इस लड़की के साथ है, देखो इसका ये वाला हिस्सा इतना बड़ा दिखाई दे रहा है, नीचे का हिस्सा चुन्ना सा दिखाई दे रहा है। क्यों दिखाई दे रहा है? वही अपेरेंट डेप्थ वाला कॉन्सेप्ट यहाँ पे भी लग रहा है। सेम इसके साथ भी देखो, ये इतनी बड़ी दिखाई दे रही है पानी के ऊपर, पानी के नीचे का हिस्सा इसका इतना ही दिखाई दे रहा है, जबकि एक्चुअली में वो हिस्सा काफ़ी ज़्यादा लंबा होगा। कई बार स्विमिंग पूल को आप देखते हो तो आपको लगता है यार ये स्विमिंग पूल तो इतना गहरा ही नहीं है, कूदते हैं तब पता चलता है भाई वो बहुत गहरा था। स्विमिंग पूल का जो बॉटम होता है वो भी हमें थोड़ा ऊंचा दिखाई देता है। समुद्र में जब कई बार आप जाते हैं, ऐसे हम गए थे थाईलैंड, तो इतना मस्त लग रहा था, मैं कूदा भी वहां पे, लेकिन जब मैं कूदा था मुझे लग रहा था यार ये तो पास में ही है, कूद के जाके नीचे छू लूंगा, मैं रेट उठा लूंगा। भाई वो बहुत नीचे था, नहीं जा पाते, इतने नीचे अपन नहीं जा पाते, काफी ऊंचा दिखाई देता है वो, अच्छा खासा डिफरेंस देखने को मिलता है। चलो, अब दोस्तों आज अपन देखने वाले हैं ग्लास स्लैब में किस तरीके से रिफ्रैक्शन होता है। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इसमें एक लिटरल शिफ्ट अपने को देखनी पड़ती है। तो आ जाओ यहाँ पे अपन ग्लास स्लैब बनाएंगे और देखते हैं यहाँ पे किस तरीके से रिफ्रैक्शन होगा। मेरी ग्लास स्लैब बन जाए यार, कैसी ग्लास स्लैब बन रही है? ऐसी नहीं बनाएंगे, अच्छी बनाएंगे, अच्छी बनाएंगे, अच्छी बनाएंगे। यहाँ पे बनाओ दोस्तों, इसमें ना फिर नहीं बन रही है आज, मना कर दिया, छुट्टी है ग्लास स्लैब की। अब बन रही है ना। चलो इस तरीके से, ये है मेरे पास एक ग्लास स्लैब। इसमें क्या होता है ना, जब लाइट रे आती है तो वो एक शिफ्ट आ जाता है उसमें, किस तरीके से आता है ये चीज़ हमको देखनी है, अच्छे से समझना है इसको। बहुत लोगों को क्वेश्चन फिर ये समझ में नहीं आता, गड़बड़ करने लग जाते हैं। देखो हम यहाँ पर इस तरीके से एक लाइट रे को पास करना चाह रहे थे, है ना, मान लो ऐसे कुछ मैं लाइट रे को इंसिडेंट कराऊंगा जो यहाँ से पार निकलती। और दोस्तों इस लाइट रे को आपको बनाना पड़ेगा, ठीक है, और इसको इस तरीके से बनाना यार, यहाँ से जो लाइट रे आएगी ना इस फेस पे और इस फेस पे, देखो ये दोनों पैरेलल फेसेस हैं, इसी फेस से पार निकलनी चाहिए। ऐसे मत बना देना, यहाँ से बना दी कि भाई यार ये यहाँ से तो ऐसे निकल जाती, इस वाले से नहीं निकलनी चाहिए। ऐसे लाइट रे को ड्रॉ करना है जो यहाँ से ही निकलने वाली थी। ये वाला पार्ट सॉलिड रहेगा, ये बाकी पूरा डैश 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 रहने वाला है, क्योंकि इसके बाद लाइट रे कुछ इस तरीके से जाएगी। तो एक्चुअल पाथ चेंज हो जाएगा जब यहाँ पर एक अच्छे से लाइट रे को इंसिडेंट कराओ। ऐसे कुछ अपना स्केल रख लेना, यहाँ पे सॉलिड ड्रॉ करना, यहाँ पे पूरा डैश 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 आगे तक बना लो। मैं भी कर रहा हूँ, लो जी अपनी ये आ गई, टड़ा टड़ा टड़ा, यहाँ से आई थी लाइट रे, ऐसे जाती सीधी, पर नहीं जाएगी अब वो सीधी, नहीं जाएगी, ऐसे कुछ निकल रही है। ठीक ठीक ठीक, ओके। यहाँ पर हमारे पास जो लाइट आई है भैया, मार्क करेंगे इस तरीके से, ये हमारे पास इंसिडेंट रे, जहाँ पर टकराती है आकर के वहाँ पर हम बनाते हैं नॉर्मल। तो भाई पहले अब अपना नॉर्मल बना लो, ठीक है, यहाँ पे बना दिया मैंने इस तरीके से नॉर्मल। चलो कुछ चीज़ें हमें मार्क करनी पड़ेगी। हमारे पास इंसिडेंट्स एंगल, एंगल ऑफ इंसिडेंस क्या होता है, ये आ जाता है मेरे पास एंगल आई, ठीक है, एंगल ऑफ इंसिडेंस हो गया। और उसके बाद यहाँ पर मेरे पास जो लाइट आई थी उसको मैं क्या बोलता हूँ, इंसिडेंट रे, इंसिडेंट रे, ठीक है, ये रही इंसिडेंट रे। अब बताओ क्या होगा दोस्तों, ग्लास की स्लैब है हमारे पास, ग्लास की स्लैब है, ऊपर बाहर एयर थी, तो ये जो ग्लास है वो हमारे पास डेंसर है ना, इसको मैं लिख देता हूँ भाई, ये ग्लास था, ये मेरे पास एयर थी। ग्लास हमारे पास हो जाता है भाई डेंसर, डेंसर लिखना ज़रूरी है। जब भी हम रेयरर से डेंसर में आते हैं, रेयरर भी लिख दो यार, एयर ने क्या गलत किया, रेयरर, RARER, ठीक है। जब भी रेयरर से डेंसर में आते हैं टूवर्ड्स नॉर्मल बेंड हो जाती है ना, यहाँ से टूवर्ड्स द नॉर्मल हमारी लाइट बेंड होगी, तो कुछ अब इस तरीके से आएगी। चलो तो यहाँ से अब दोस्तों आपको यहाँ पर लाइट ऐसे बनाओगे ना, स्केल रख के बनाओगे, उसको अगेन यहाँ पे थोड़ा लंबा खींचना, क्योंकि लाइट यहाँ पे फिर से पलटी खाएगी। तो अभी आपको कुछ इस तरीके से स्केल को रखना है, यहाँ पे सॉलिड लाइन बनानी है, इधर डैश 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 वाली लाइन बनानी है। देखो मैं भी बना रहा हूँ, ठीक है, मैं भी बना रहा हूँ,
साथ में बनाते चलो, डायग्राम साथ में बनना चाहिए। ये लो जी, लाइट यहाँ से इस तरीके से गई और आगे जाती तो कुछ ऐसे चली जाती, लेकिन अभी उसको उधर भेजने की ज़रूरत नहीं है। जल्दी बताओ, एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन किधर होगा? यहाँ पे होगा, ये मेरे पास एंगल आर। ठीक है, इसको हमने ऐसे मार्क कर दिया। अच्छा, ये जो रे आई है इस पे एरो भी लगाना पड़ेगा मुझे, इस पे एरो लगा देता हूँ मैं भैया। ये रे इस तरफ जा रही थी और इस रे का कुछ नाम होता है, देखो ये इंसिडेंट रे थी तो इसको हम बोलते हैं रिफ्रैक्टेड रे। ठीक है, क्या बोलेंगे? रिफ्रैक्टेड रे। ये लो जी, ये हमारे पास रिफ्रैक्टेड रे हमने मार्क कर दी। ठीक, अब यहाँ पर मुझे पहले स्नेल्स लॉ लगाना पड़ेगा। हमारे पास एयर थी, एयर का तो एन की वैल्यू हमारे पास 1 हो जाती है, ये भी लिख देते भाई। एयर के लिए एन इज इक्वल टू 1 था, ग्लास के लिए एन इज इक्वल टू एन ही लिखा हुआ है, मान लो उसकी वैल्यू 1.5 है, जो भी अभी मैंने एन लिख दिया। ठीक है, स्नेल्स लॉ लगाएंगे हम। सबसे पहले लगा देना है स्नेल्स लॉ, स्नेल्स लॉ। और देखो दोस्तों, मछली यहाँ आ गई, मछली का क्वेश्चन निकल गया, वहां पे नहीं बैठी थी मछली, मछली यहाँ आकर के बैठी हुई। चलो, स्नेल्स लॉ लगाना है, कहाँ पे लगाना है? इस पॉइंट पे। कैसे लगेगा? पहले इस वाले मीडियम का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स मल्टीप्लाइड बाय इस वाले एंगल का साइन, फिर इज इक्वल टू ये जो सेकंड मीडियम है उसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स और उसका साइन। तो यहाँ पे मेरे पास वैल्यू आ जाती है 1 साइन आई इज इक्वल टू एन साइन आर। कितनों को ये चीज़ समझ में आई? कितनों को ये वाली चीज़ समझ में आ गई, है ना? सिंपल मैंने स्नेल्स लॉ लिखा है मैंने, और कुछ भी नहीं लिखा। तो यहाँ पे मैं इसको थोड़ा सा सिंप्लीफाई कर देता हूँ। ये नहीं करो यार, सिंपल सही तो है, कुछ है बचा ही नहीं। चलो, अब हमारी लाइट रे यहाँ से निकली, टकराएगी यहाँ पर आकर के, और फिर मैं लिख दूंगा भाई यहाँ पे। अब पहले जब भी टकराती है तो क्या करना पड़ता है? सबसे पहले बनता है नॉर्मल। तो चलो भाई, अपना स्केल लो, नॉर्मल बनाओ। जिस जगह पे इंसिडेंट हुई है ना, ये पॉइंट था हमारा इंसिडेंस का, यहाँ पे नॉर्मल ड्रॉ होगा इस तरीके से। ठीक, पहले वाले नॉर्मल को लिख देंगे n1, ये वाले को लिख देंगे हम n2। पहले वाले को लिख देंगे हम n1, दूसरे वाले को हम लिख देंगे n2। कितने लोगों को दिखाई दे रहा है कि n1 एंड n2 आर पैरेलल है? n1 एंड n2 आर पैरेलल। कितने लोगों को दिखाई दे रहा है? कितने लोगों को दिखाई दे? यार एक बात बताओ, ये दोनों जो स्लैब के दोनों साइड थे वो आपस में पैरेलल थे, तो उनसे 90 डिग्री पर जो चीज़ होगी वो भी तो आपस में पैरेलल होंगे। ठीक है, सिंपल ज्योमेट्री है। ओके, अब जब n1 और n2 पैरेलल हो गए हैं, देखो ध्यान से, दो पैरेलल रेस के बीच में एक लाइन है ऐसे, ये वाला एंगल और ये वाला एंगल, क्या ये दोनों एंगल बराबर हो जाएंगे? ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स, है ना? तो यहाँ पर मैं बोल सकता हूँ भाई, अगर मेरे पास ये वाला एंगल आर के बराबर था तो यानी ये वाला भी एंगल आर के बराबर होने वाला है। यहाँ पे मैं मार्क कर दूंगा यार, ये वाला भी एंगल आर के बराबर हो गया। अगर जो ये पैरेलल नहीं होते तो फिर मैं ऐसा नहीं बोल पाता, फिर मैं क्या लिखता है यहाँ पे? एंगल ऑफ इंसिडेंस ही लिखना पड़ता, क्योंकि इस पॉइंट पे तो इंसिडेंट लाइट हो गई है। यहाँ पे मैं I2 मार्क कर देता, यहाँ पे मैं I1 मार्क कर देता, फिर मुझे ये सब चीज़ें खेलनी पड़ती। अभी नहीं करना पड़ेगा, और हमारे केस में इतना ही है ना, 12th क्लास में करेंगे ये सारी चीज़ें दूसरी वाली। अभी इसको ऐसे ही रखो, ठीक है? n1 एंड r2 एंड पैरेलल, है ना? यहाँ पे लिख देंगे एट सेकंड पॉइंट एंगल ऑफ इंसिडेंस इज इक्वल टू एंगल आर। ये वाला जो एंगल आर है वही यहाँ पर एंगल ऑफ इंसिडेंस आ जाता है। ठीक, अब देखो, अब पॉइंट 2 पर यहाँ पर लाइट आ चुकी है, फिर से मुझे लगा देना है स्नेल्स लॉ। अगेन मैं लगाने वाला हूँ फिर से स्नेल्स लॉ। अच्छा, मैं अभी बता देता हूँ आपको, वो रे जो आने वाली है वो पैरेलल ही आने वाली है इसके। ठीक है, अभी मैं कैलकुलेट करके प्रूव करूंगा। आप बना लो यहाँ पे, इस तरीके से बनाना भाई, वो ये दोनों पैरेलल हो जाए हमारी, ये दोनों पैरेलल हो जाए, ऐसे एक रे आपको यहाँ पे फिर बनानी है। स्केल को रखो, ये हमारे पास रे आ गई। ठीक, अब जो हमारे पास इस साइड एंगल बनता है दोस्तों, उसको बनते हैं एंगल ई। ई क्या होता है? एंगल ऑफ इमरजेंस। ये होता है मेरे पास एंगल ऑफ, ये जो हमारे पास रे निकली है दोस्तों, इस रे को बोलते हैं इमरजेंट रे। किसी स्लैब में से इमर्ज हो रही है, वहां से निकल के आ रही है ना, तो इसको बोलते हैं इमरजेंट रे। और वो जो एंगल होता है उसको बोलते हैं एंगल ऑफ इमरजेंस। इसको लिख भी लो, EMERGENT रे। ये वाली रे हमारी इमरजेंट रे है।
ये जो एंगल बना है एंगल ऑफ इमर्जेंस बन करके आ गया। ठीक है भाई, स्नेल्स लॉ लगाया जाए भाई यहाँ पर और यहाँ पर, तो हमारे पास वैल्यू हो जाती है एन साइन ऑफ आर। ठीक है, इधर का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स एन, इधर वाले एंगल का साइन ले दिया, विल बी इक्वल टू 1 क्या है इधर वाली साइड का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, और यहाँ पे मेरे पास है एंगल ई, तो साइन ऑफ ई। कितने को समझ में आया? बहुत सिंपल, स्नेल्स लॉ लग गया। ओके, अब क्या करना है पता है? अब क्या करना है यार, ये देखो ये एन साइन आर आ रहा था, यहाँ पे भी एन साइन आर आ रहा था। अगर ये इसके बराबर है और ये इसके बराबर है, यानी कि ये वाला इसके बराबर है, तो यहाँ से ही मुझे पता चल जाता है, अगर ये थी मेरी इक्वेशन 1, ये थी मेरी इक्वेशन 2, तो मैं लिख सकता हूँ फ्रॉम 1 and 2 साइन ऑफ आई इज इक्वल टू साइन ऑफ ई। ठीक, और अगर ऐसा है इसका मतलब डेफिनेटली यहाँ पे मैं बोल सकता हूँ एंगल आई इज इक्वल टू एंगल ई। अब देखो, ध्यान से देखना, दो रेज आपस में पैरेलल थी, मतलब दो नॉर्मल, ये इससे एंगल आई इधर झुकी हुई है, ये इससे एंगल इधर झुकी है, दोनों एंगल अगर बराबर है तो यानी कि ये वाली रे और ये वाली रे पैरेलल नहीं हो जाएंगी, कि दोनों रेस पैरेलल हो जाएंगी। यहाँ से आता है हमारे पास सबसे इंपॉर्टेंट फाइनल कंक्लूजन है कि भाई हमारी इंसिडेंट रे एंड इमर्जेंट रे आर पैरेलल। तो इसको मैं कैसे लिखूंगा? इमर्जेंट रे इज पैरेलल टू द इंसिडेंट रे, इमर्जेंट रे इज पैरेलल टू द इंसिडेंट रे, इमर्जेंट रे इज पैरेलल टू द इंसिडेंट रे। तो दोस्तों बहुत ही इंपॉर्टेंट सा रिजल्ट है, हमारे पास रे जो आई थी वो पैरेलल ही जाने वाली है, लेकिन देखो आप ओरिजिनली ये जाने वाली थी ऐसे, उसकी जगह थोड़ा सा इधर सरक गई है, ऐसा दिखाई दे रहा है ना, ये रे थोड़ी इधर सरक गई, जहाँ पैरेलल ही एंगल में चेंज नहीं हुआ है। ठीक है, तो ये जो शिफ्ट आई है इसका भी एक स्पेशल नाम है, इसको भी हमें लिखना पड़ेगा भाई। ये जो है ना, दिस इज कॉल्ड एज लेटरल शिफ्ट या लेटरल डिस्प्लेसमेंट, इस तरीके से आप बोल सकते हो। लेटरल, कहाँ लिखूँ यार, दिस इज लेटरल शिफ्ट। क्वेश्चन पूछा जा सकता है भैया ये लेटरल शिफ्ट हो रही है, कौन सी चीज़ थी? वो लेंस रही होगी बीच में, प्रिज्म रहा होगा, मिरर रहा होगा, कॉनकेव मिरर रहा होगा, क्या रहा होगा? ग्लास स्लैब में होता है लेटरल शिफ्ट। अब मैं आपको दिखा देता हूँ ये क्या होता है। मान लो हमारे पास इस तरीके से ग्लास स्लैब है ना, देखो अभी आपको ये इसके पीछे दिखाई दे रहा है, अब देख रहे हो आपको ये टेढ़ा होता हुआ दिखाई देगा, ये जो आपको पेन दिखना चाहिए था, पेन से रेज आपकी तरफ सीधी आ रही हैं लेकिन थोड़ा सा शिफ्ट हो गई हैं, थोड़ा सा इधर हो गई हैं, देखो ये इस तरीके से है ना, लेटरल शिफ्ट हो रही है यहाँ पे, ये लेटरल शिफ्ट है। हमने इसका डेरिवेशन देख लिया, आज हमने काफ़ी अच्छे से रिफ्रैक्शन देख लिया, बहुत सारे उसके क्वेश्चन कर लिए है ना, और उसके बाद हमने ग्लास स्लैब भी देख लिया। अब अपन मिलेंगे अगली क्लास में, तब तक के लिए बाय बाय। और गाइज मज़ा आया, इतने सारे हमने रे डायग्राम बना लिए, सारे के सारे कॉन्सेप्ट समझ लिए, न्यूमेरिकल भी कर लिए, और अगर समझ में आ रहा है सब कुछ तो अब बारी है क्वेश्चन प्रैक्टिस की, जो अपन करते हैं अपनी ऐप पे। फुल कोर्स सिर्फ ऐप पे मिलेगा, यूट्यूब पे तो कुछ वीडियोस आ रहे हैं, तो मैं वेट कर रहा हूँ भैया आपका, वहाँ पे आ जाओ, साथ में मिलकर के बहुत सारे क्वेश्चंस प्रैक्टिस करेंगे 10 टॉपर्स पे। लिंक इज इन द डिस्क्रिप्शन, आ जाओ।